मैं एक काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट और काफ़ी डोसाइल और शाय टाइप का इंसान था। मेरे को याद है अभी भी, मैं क्लास सिक्स्थ में था जब मेरे को बोला गया कि स्कूल असेंबली में न्यूज़ पढ़ो। आपको पता होगा कि एक स्कूल असेंबली होती थी, अब भी होती है मेरे ख्याल से मेरे साथ बच्चों भी के। हुआ था, मैंने तो छुट्टी कर ली थी। आप गए थे? मैं तो गया था, लेकिन मैं जब स्टेज पे गया, मेरे से आई वॉज फ्रोजन, मतलब मेरे से तो न्यूज़ भी नहीं पढ़ी गई। अ, इस एपिसोड के बाद मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी हिट हो गया। और अगर मैं उसके बारे में सोचूं, वो ज़्यादातर इसलिए था क्योंकि मेरे को जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे हमें पढ़ाया जा रहा है आज की डेट में स्कूल्स और कॉलेजेस में, वो एक उसको मैं बिल्कुल नहीं बिलीव करता। बिल्कुल थ्योरेटिकली पढ़ाया जा रहा है। तो वो बिलीफ मेरा बचपन से ही नहीं था। तो अगर वो बिलीफ नहीं होगा तो एज अ स्टूडेंट मैं कोई टॉपर तो होऊंगा नहीं, और अगर मैं टॉपर नहीं होऊंगा तो उससे कॉन्फिडेंस तो हिट होता है। तो आप एक एवरेज स्टूडेंट थे इन टर्म्स ऑफ स्टडीज एंड मैं नंबर्स बिल्कुल एंड ही ऑल? एक एवरेज स्टूडेंट था। खाली छोड़ के क्लास 11 12 में फिर भी फोर्स परफॉर्म कर लिया, लेकिन पूरी ज़िंदगी मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था। उसके बाद, स्कूल के बाद? स्कूल के बाद मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं। तो मेरे को बहुत ही पुश किया कि मैं इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स दूं। लेकिन मेरे को याद है, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तब होता था, अब उसका नाम बदल गया है। उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया, काफ़ी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एग्ज़ाम लिए, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था। और फाइनली मेरे को सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का दाखला हुआ, लेकिन मैं भाग के वहाँ से किरोड़ी मल ज्वाइन कर लिया, इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो मेरे को इंजीनियरिंग का शौक नहीं था, लेकिन मेरे को कंप्यूटर्स का बहुत शौक था। ये कौन से साल में था जब आपने ये ज्वाइन किया किरोड़ीमल कॉलेज? किरोड़ी मल कॉलेज मैंने ज्वाइन किया अबाउट 95 में। अच्छा, क्योंकि मैं 98 में किरोड़ीमल कॉलेज में था। 98, अच्छा, यू वर ऑल्सो इन। 1998 से 2000 तक, हाँ। वाह, या ओके, ग्रेट ग्रेट। ऑल्दो आई एम अ कॉलेज ड्रॉप आउट, मैंने ओके, बीकॉम में एडमिशन लिया था, बट 2 साल तक आई वाज देयर ऑन अ फुल टाइम। गॉट इट। नहीं, मैं भी अगर तब ड्रॉप आउट का फैशन होता तो कर लेता मैं, लेकिन किसी तरह बट इको ऑनर्स इज टफ। मैंने भी पहले इको ऑनर्स ही सोचा था, क्योंकि हाँ। मेरी 12th में अच्छी परसेंटेज आई थी। फिर मैंने कई लोगों से सुना कि ये तो बहुत टफ है इसकी पढ़ाई तो। इकोनॉमिक्स ऑनर्स मतलब देखो, देर आर जो कुछ चीज़ें जो मेरे को अच्छी लगी। जैसे अगर आप ये कॉन्सेप्ट देखो प्राइस इलास्टिसिटी का, हमारी पूरी ज़िंदगी के बारे में डिमांड सप्लाई के ऊपर प्राइसिंग चलती है। तो कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ चीज़ें बोरिंग थी। बट अगेन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी तक जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, जो कि बोलता है कि आप जाके रट लो, याद कर लो चीज़ें बिना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के, बिना कोई कॉन्सेप्ट्स के, बहुत ही मतलब मेरे इट आई डोंट अग्री विद दैट एजुकेशन सिस्टम। आई थिंक चेंज होना पड़ेगा अगर इंडिया को ट्रूली हमें इनोवेट करना है। हमारे को इस कंट्री को एक और लेवल पे लेके जाना है। हमारे को बेस लेवल पे एजुकेशन सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। फिर आगे बताइए क्या रहा? फिर तो फिर आपने मेरे को इकोनॉमिक ऑनर्स, आपने अपनी इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स ऑनर्स किया। पूरी कंप्लीट करी वहां हाँ से? हाँ, मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स कंप्लीट की, लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे को कंप्यूटर साइंस में बहुत ही इंटरेस्ट था। इनफैक्ट 11वीं 12वीं में भी कंप्यूटर साइंस एक मेरा कोर्स था, इम्पॉर्टेंट कोर्स था विद माय साइंसेस। इनफैक्ट मैं इंडिया में शायद वन ऑफ द फ्यू पीपल था जिसने सबसे पहला कंप्यूटर खरीदा था। ये 1988 में एक कंप्यूटर था, ZX स्पेक्ट्रम सिंक्लेयर, जो कि आपकी टेलीविज़न से कनेक्ट होता था। अभी अभी कलर टेलीविज़न आई थी, और एक कैसेट रिकॉर्डर के साथ कनेक्ट होता था, ताकि आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सको। और उस कंप्यूटर से मैं गेम्स तो खेल सकता था, लेकिन खुद भी गेम्स बना सकता था, खुद भी प्रोग्रामिंग कर सकता था। तो बहुत ही इंटरेस्ट बहुत मेरे को तब से ही आ गया था इन कंप्यूटर साइंस। तो उसके बाद किरोड़ी मल में इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, और कॉलेज से निकलते ही मैंने काम करना शुरू कर दिया। काम इन द सेंस जॉब करना? जॉब करना, तो मैंने टाइम्स ग्रुप को ज्वाइन किया कॉलेज के बाद। टाइम्स ग्रुप उस टाइम इंटरनेट और रेडियो चैनल बना रहा था। तो मैंने वहाँ काम किया 2 3 साल। उसके बाद जाके मैंने अपना फर्दर एजुकेशन किया, बट वो फाउंडेशन बहुत अच्छी थी, जो कि शुरू की जो रगड़ाई हुई, शुरू की जो
सेंस मिली कि कैसे बिजनेसेस बनाना है, क्योंकि वो नए बिजनेसेस बना रहा था श्री विनीत जैन, जो कि टाइम्स ग्रुप का प्रमोटर है। तो उसके साथ काम करने से काफ़ी समझ आया कि कैसे बनाया जाए धंधा नीचे से ऊपर तक। तो उनके साथ आपने काम किया इन द सेंस, मतलब पास उनसे में आपका काम किया, कनेक्शन था? बहुत कनेक्शन था, क्योंकि वो तो दो भाई हैं, विनीत जैन, समीर जैन। समीर जैन न्यूज़पेपर और ओल्डर बिजनेसेस देखते थे। विनीत जैन जी सारे नए बिजनेसेस, रेडियो, इंटरनेट, इस किस्म के बिजनेसेस देखते थे। तो आपकी पोजीशन क्या थी वहाँ पर? तो बड़ी जल्दी मेरे को हेड ऑफ ई कॉमर्स बना दिया विद इन 2 years? विद इन 2 years, ऐसा क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूट कर दिया, अच्छा। एक्शन कर दिया। हेड ऑफ ई कॉमर्स, जबकि आपका जो बैकग्राउंड है देखा जाए तो दैट वाज इको ऑनर्स। यस। और कंप्यूटर साइंस में आपके पास में क्या था? कोई सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा नहीं, कुछ था? कंप्यूटर साइंस मतलब मेरे को कंप्यूटर साइंस एज अ कॉन्सेप्ट शुरू से समझ आता था, क्योंकि मेरे पास बचपन से ही मैं कंप्यूटर के साथ खेल रहा था, प्रोग्रामिंग कर रहा था, कि कैसे लॉजिक कैसे लिखा जाए, कोड कैसे लिखा जाए, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, वो सब समझ आता था। खाली कंप्यूटर साइंस डिग्री नहीं। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं थी आपके नहीं, पास में? नहीं। उसके बावजूद आप हेड ऑफ ई कॉमर्स बन गए? करेक्ट। उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मैं मगिल में, जो कि कनाडा मॉन्ट्रियल में है, मैं वहाँ पे गया। वो मेरे लिए एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम था बिल्कुल चेंज हो गया। तो कोई भी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था। तो अगर कोई फाइनेंस का टॉपिक समझाना है तो एक्चुअल कंपनी को उठा के और उस कंपनी में क्या फटा हुआ है वो दिखा के हमारे को फाइनेंस के कॉन्सेप्ट सिखाए गए। तो सिमिलरली मार्केटिंग, सिमिलरली ऑल अदर टॉपिक्स। तो मतलब वो मेरे लिए एक बहुत ही गेम चेंजर था। एक तो ग्लोबल एक्सपोजर एंड अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ लर्निंग। उसके बाद मैं वापस आया एंड कुछ महीने के लिए आई जॉइंड बैक टाइम्स एंड वेरी क्विकली देन आई जॉइंड गूगल। गूगल उस टाइम इंडिया आना चाह रहा था। ये कौन से साल की बात है? ये है 2005 की। उस टाइम इंडिया आना चाह रहा था और वो ढूंढ रहा था एक कंट्री मैनेजर। आपको पता होगा जैसे अमेरिकन कंपनीज हैं, हर कंपनी को एक कंट्री मैनेजर, इंडिया एमडी चाहिए होता है अपना ऑपरेशन चलाने के लिए। तो गूगल ने काफ़ी लोगों को इंटरव्यू किया, मुझे भी किया। गूगल बाय द वे उस टाइम, अभी करता है नहीं पता नहीं, पर उस टाइम 15 से 17 इंटरव्यूज़ एक आदमी की हो रही हैं। और यू आर सेइंग 15 से 17 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज? 15 से 17 राउंड ऑफ इंटरव्यूज। तो वो आपने सारे क्लियर करे? सारे क्लियर एंड किए। यू बिकेम द कंट्री हेड ऑफ गूगल स्ट्रेट अवे। बिकॉज मैंने उसके पहले 3-4 साल कर लिया था ना इंटरनेट। तो अब उस एरा में इतने ज़्यादा लोगों के पास इतनी डेप्थ नहीं थी कंज्यूमर इंटरनेट की, सो दैट वाज एन एडवांटेज। तो उसके बाद आई जॉइन गूगल। गूगल ज्वाइन करने पे तो मतलब एक बहुत ही डिफरेंट लेवल एक्सपोजर आया कि ये तो ग्लोबल स्केल पे कैसे कंपनी बनती है। उस टाइम गूगल भी अर्ली डेज था। इनफैक्ट इंडिया में गूगल को लोग गॉगल बुलाते थे तब, समझ नहीं आ रही थी ये क्या है। और गूगल अभी अभी लिस्ट हुआ था, ग्रो कर रहा था। गूगल ज्वाइन करने से मेरी आंखें खुल गई कि हम ये इंडिया में कर क्या रहे हैं, हम क्या उखाड़ रहे हैं इंडिया में। मतलब अगर आप देखो जो लोग मेरे साथ स्कूल में थे, वो लोग जाके कोई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जाके, कोई बंदा भाग रहा है सत्यम की तरफ, कोई बंदा भाग रहा है माइक्रोसॉफ्ट में के किसी हैदराबाद के सेंटर पे, कोई बंदा भाग रहा है कोई और टेक सर्विसेज, इन्फोसिस जैसी कंपनी। ऐसे ये कर क्या रहे हैं सब। मतलब अगर आप देखो उस टाइम यूएस में तो सब लोग कुछ ना कुछ इनोवेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तोड़ बना रहे हैं, और हम यहाँ पे नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो उससे आंखें खुल गई मेरी, और उसके वजह से मैंने शुरू किया गो आई बीबो। इससे पहले कि हम गो आई बीबो पे आए, उससे पहले मैं समझना चाहूंगा गूगल में आपने कब तक काम किया, कितने टाइम तक? 2 साल के करीब काम किया एज कंट्री हेड। एंड आई एम श्योर आपका पैकेज भी अच्छा खासा होगा वहाँ पर। हाँ, मतलब पैकेज तो अच्छा था। मतलब उसमें फिक्स सैलरी होती है, वेरिएबल सैलरी होती है, और RSUs होते हैं। RSUs का मतलब रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स, मतलब एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस, 0 रुपीज़ पे। तो ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं एक पैकेज के। तो फिक्स सैलरी मिलेगी,
वेरिएबल सैलरी आपको मिलेगी अगर आपके टारगेट्स मीट होते हैं, और RSUs आपको वेस्ट होते हैं। तो हर साल 25% RSUs वेस्ट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को 1000 RSU मिले, तो और मैंने अगर 2 साल में छोड़ दिया, तो आधे RSUs में छोड़ के जा रहा हूँ, और मतलब वो पैसे मैं टेबल पे छोड़ के जा रहा हूँ। और अभी मेरे को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो RSU की वैल्यू आज क्या है। अगर वैसे ही सोचें तो कितना होगा, फिर तो नहीं जितना आपने सोचना, छोड़ दिया अगर वो सोचना नहीं है ना। अगर वो सोचने ठीक लग है। जाओ तो फिर कुछ कर नहीं पाएगा आदमी, राइट? हाँ, आई अंडरस्टैंड। या बट विल बी 100x, राइट? तो वो देखो, सारा कुछ इज नॉट ओनली मनी, राइट? आई अंडरस्टैंड, बट मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, आपने कहा कि वहां पर जा करके आपका दिमाग खुल गया गूगल में जाने के बाद में, जहां पर आपको एक अलग लेवल का एक्सपोजर मिला, आपने एक अलग तरह का कल्चर देखा, वर्क कल्चर। तो ऐसा क्या शिफ्ट आया आपकी विजन में या आपकी थिंकिंग में, जो आप कह रहे हैं कि जो पहले नहीं था? क्योंकि पहले भी आप बाहर जा करके पढ़ाई करके आ चुके थे, पहले आप टाइम्स इंटरनेट ग्रुप के ई कॉमर्स डिवीजन को हेड कर चुके थे। तो ऐसा क्या हो गया गूगल में, जो आप कह रहे हैं 2 साल में, कि मेरी विजन एकदम से चेंज हो गई? ये सबसे बड़ा चेंज हुआ कि मैंने कहा कि अगर हमें ना इंडिया में इनोवेट करना है, बनाना है, वी नीड टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स। अगर आप देखो, जब हम ग्रो अप कर रहे थे, तो एक बहुत ही माइंडसेट था कि हमें नौकरी करनी है। अगर आप देखोगे, एक मिडिल क्लास सिंड्रोम था कि मेरा लड़का ना मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में काम करता है, राइट? MNC में काम करना है, राइट? MNC में मतलब आप एक ग्लोबल कंपनी में हो, कॉग इन द व्हील हो, मतलब आप एक, यू आर अ बबल इन द ओशन। तो ये लोगों की एम्बिशन थी। और मेरा जो दिमाग ये खुला जब मैं गया, मैंने देखा वहाँ पे तो एक 20 साल का लड़का भी टॉप टियर कॉलेज में एडमिशन मिला है, ड्रॉप ऑफ कर रहा है आपकी तरह, और वो कह रहा है कि मैं ये दुनिया की प्रॉब्लम बदलना चाहता हूँ, और हम यहाँ बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हमारा मतलब कोई एम्बिशन ही नहीं है। उस एक साल में काफ़ी ऐसा एक्सपोजर हुआ। तो और आपका डायरेक्टली इंटरेक्शन होता था उससे, लैरी पेज से और उससे वो सर्जी इतना पिन से? ज़्यादा नहीं था, एक दो बारी था लैरी एंड सर्जे के साथ, बट इतना ज़्यादा नहीं था। वहाँ पे जो स्ट्रक्चर था, वो ये था, देर वॉज अमेरिकाज एंड देन देर वॉज इमर्जिंग मार्केट्स। इमर्जिंग मार्केट का मतलब हो गया लैटिन अमेरिका, चाइना, इंडिया, एंड तीसरा जो पूरा वर्ल्ड था वो यूरोप था। तो ऐसे उन्होंने डिवाइड किया हुआ था। और ये जो पूरा इमर्जिंग मार्केट्स की एक हेड होती थी, उसका नाम था सुखिंदर सिंह कैसिडी। वेरी हार्ड टास्क मास्टर बॉस, वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट along with her. Canadian Indian, but never been in India. तो very interesting person and very sharp and very smart person. तो ऐसे स्ट्रक्चर था गूगल। आई एम आस्किंग यू ऑल दीज क्वेश्चंस बिकॉज गूगल जब आप नाम लेते हैं तो बहुत सारे जो बच्चे आज इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं और आईआईटी को क्रैक करना चाहते हैं, उनका जो अल्टीमेट ड्रीम होता है वो गूगल होता है। उसके भी आप कंट्री मैनेजर थे 2 साल के लिए, उसके बाद भी वहां से छोड़ना, रिजाइन करना और फिर जा करके अपना कुछ और करना, इट नीड्स हेल लॉट ऑफ गट्स। देखो, आई एम अगर श्योर आपकी फैमिली ने भी बोला होगा कि क्या कर रहे हो। बिल्कुल, माय वाइफ वाज वेरी एंग्री कि क्या कर रहा है। एवरीबडी सेड कि दिस इज वियर्ड डिसीजन। एंड दैट टू यू आर सेइंग गो आईबीबो आपने शुरू किया, राइट? मतलब शुरू में तो ये भी नहीं पता था क्या शुरू करना है ठीक तरह से जब मैंने एग्जिट कर रहा था, बट इतना मुझे पता था कि अब हम खुद बनाएंगे। अब हम ट्रूली मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया करेंगे, तभी आएगा मज़ा। तो आपने वहां से फिर गूगल छोड़ा और अपना इसकी शुरुआत करी। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको? तो आइडिया ये आया पर्सनल प्रॉब्लम से। मेरे को याद है, मैंने मनाली में एक होटल बुक किया और अपने दोस्तों के साथ यहाँ से दिल्ली से, मेरे को ड्राइविंग का काफ़ी शौक़ है और गाड़ियों का भी बहुत शौक़ है, तो मैंने दिल्ली से अपने दोस्तों के साथ यहाँ से ड्राइव किया मनाली। रात को, अब काफ़ी दूर है मनाली यहाँ से, रात को 11 बजे पहुँचा। और मैं ये नहीं बोलूँगा मैंने वो बुकिंग कहाँ से की, लेकिन जब मैंने वो वाउचर दिखाया होटल पहुँच के, तो होटल वाले ने बोला कि देखो ये तो बुकिंग वैलिड नहीं है, आपको तो मैं नहीं, आज आप यहाँ नहीं रह सकते आप लोग। मेरे दोस्त भी बड़ा दे वर वेरी एंग्री विद मी। बट ऐसा क्यों?
क्योंकि सिस्टम सारा ब्रोकन था ना, सिस्टम सारा ब्रोकन था। तो मतलब व्हाट यू आर सेइंग इज आपने बुकिंग कर दी, बुकिंग लेकिन करी वो मैंने, बुकिंग उस तक नहीं पहुंची या उसकी इन्फॉर्मेशन उस होटल तक नहीं पहुंची। और होटल मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। ये कौन से साल की बात है? ये अभी 2006 की बात है, ठीक है। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर इंडिया में हम एक होटल आसानी से बुक नहीं कर सकते तो ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो हम लोग बाय एयर ट्रैवल करते हैं, तो हम लेकिन हमारा ट्रैवल स्केड्यूल काफ़ी चेंज होता है। तो उन दिनों जब मैं ट्रैवल करता हूँ दिल्ली से हैदराबाद या बॉम्बे, तो ट्रैवल स्केड्यूल चेंज हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो मैं देखता था कि मेरे जो पैसे हैं वो वापस ही नहीं आ रहे हैं, वो 2-2 महीने तक, क्योंकि अगर मैं कैंसिल करूं सिवाय जो भी बेसिक चार्जेस के मेरे पैसे वापस आने चाहिए। तो रिफंड्स की बहुत प्रॉब्लम है। फिर एक और ये होता था कि जो मैं बुक करने जा रहा हूँ 3,000 रुपये की सीट, और जब मैं पैसे कट रहे हैं मेरे 6,000, क्योंकि फ्लक्चुएट हो रहा है। तो मैं बोला यार ये काफ़ी सारी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनीज तो हैं लेकिन प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रही। मेरे को अभी भी याद है जब मैं गोवा वीवो लॉन्च कर रहा था तो लोग हंसे कि पागल है, यहाँ पे तो कम से कम 50 ऑनलाइन ट्रैवल कंपनीज है और हज़ारों ट्रैवल एजेंट्स है, क्या करने निकल रहा है और अलग क्या करेगा। और फिर उसके बाद जब मैं किसी को इंटरव्यू भी करता था तो वो मेरे को बड़ा एमबीए का सवाल पूछता था, हाँ व्हाट्स योर डिफरेंशिएशन, मतलब व्हाट आर यू गोना डू डिफरेंट, अलग क्या करोगे आप, राइट। फिर मैं उससे पूछता था भाई तभी तो तेरे को इंटरव्यू कर रहा हूँ ना, ताकि तू बताएगा ना कि क्या क्या अलग करना है। बट जोक्स अपार्ट, अलग ये था कि हमारे को सिंपल एक बहुत ही रिलायबल बुकिंग सिस्टम लोगों को देना था। अगर वो एयरलाइन टिकट बुक कर रहा है 3,000 की तो 3,000 की मिलेगी उसको। अगर उसने कैंसिल की तो उसके पैसे इमिजिएटली वापस मिल जाएं उसको। अगर वो होटल बुक कर रहा है तो कंफर्म बुक कर रहा है एट द बेस्ट प्राइस। तो ये कस्टमर की पेन है। बट इसको करने के लिए हमें पीछे जो रॉकेट बनाना पड़ा वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। तो हमारे को एक पूरा होटल का सिस्टम बनाना था ताकि होटल वाला एक सिस्टम हमारा यूज़ करे, ताकि ये जो बुकिंग मैसेजिंग है वो ना टूटे। एयरलाइन की प्राइसिंग के लिए जो पाइप्स हमारे को बिछानी थी बिटवीन द ट्रैवल इंजन एंड द बुकिंग इंजन्स, उसको भी बहुत रोबस्ट बनाना था। तो इसमें काफ़ी बैक एंड पे काम था। तो काफ़ी टाइम होता ये है कि लोग कहते हैं कि यार अलग क्या है, जैसे प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी में अलग क्या है। अब जैसे आपकी जो मेन बिजनेस है इमेज बाज़ार, क्या अलग है? बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इमेज एग्रीगेट करती हैं। अलग ये है कि रिलायबल है, अगर मैं सर्च करूँगा कुछ तो इंटेलिजेंट रिजल्ट आएगा। अलग ये है कि मैं आराम से फास्ट डाउनलोड कर सकता हूँ। तो इसीलिए जो लोग कहते हैं ना कि कंपेरेटिव फील्ड है घुसो मत, अगर इनकम्बेंट्स एक सर्विस रिलायबली नहीं दे पा रहे हैं तो एक बहुत ही इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर समवन टू कम इन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये थॉट होता है कि हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ यूनिक होना चाहिए हमारे आइडिया में। तो आप जो कह रहे हैं उसमें कुछ अलग नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे लोग वो कर रहे थे, बट वो लोग एफिशिएंट तरीके से नहीं कर रहे थे। तो यू वांटेड टू ब्रिंग इन एफिशिएंसी बाय अंडरस्टैंडिंग द पेन पॉइंट्स ऑफ द कस्टमर। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब भी कोई किसी बिज़नेस के बारे में सोचता है उसको कुछ अलग ही करना है, डिसरप्टिव करना है या कुछ ऐसा करना है जो कोई नहीं कर रहा। और जो अलग चीज़ है वो बैक एंड पे हो सकती है, जैसे कि आप अपनी इमेजेस कैसे स्टोर करते हो, राइट। तो जो अलग है वो आपको एक बिजनेस आइडिया में नहीं करना, आप अलग जो है कैन बी एट द बैक एंड एट द यूजर एक्सपीरियंस लेवल। तो अलग ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखो ई कॉमर्स भी, अगर देखो इंडिया में फ्लिपकार्ट और अमेजोन के पहले 100 ई कॉमर्स वेबसाइट्स थी, और अगर आप वर्टिकल ले लो तो हज़ारों होंगी। तो वो सब मर गई। क्यों मरी वो? इस ज़्यादातर इसलिए नहीं मरी कि पैसा नहीं था और अमेजोन आ गया। वो इसलिए मरी क्योंकि वो एक रिलायबल फुलफिलमेंट सिस्टम, रिलायबल सिलेक्शन सिस्टम नहीं बैठा पाए, इसलिए मर गई वो। मे बी उसके पीछे पैसे का भी रोल था। देखो फ्लिपकार्ट भी अगर आप देखो, फ्लिपकार्ट को सबसे पहले $1 मिलियन मिले थे 2007 में।
फ्लिपकार्ट और इनफैक्ट फ्लिपकार्ट, GoIBO, ये सब इकट्ठे उसी टाइम पे हम लोग बना रहे थे। अभी इंटरनेट पेनिट्रेशन भी ख़राब थी, इंटरनेट की जो पाइप्स थी भी काफ़ी फ्लेकी थी, कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है, बैंडविड्थ ख़राब थी। अभी स्मार्टफोन्स नहीं आए थे जब हम लोग ये अभी वेबसाइट पे सब हो रहा था, राइट। बट फ्लिपकार्ट ने एक सिस्टम बिठाया जिससे जब मैं कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ मेरे को मिल रहा है। इसी तरह एक वेबसाइट थी, नाम नहीं बोलूँगा, मैं शायद सुनेगा समझ गया तो। हूँ आप किस वेबसाइट की बात कर रहे हैं, बट एक वेबसाइट थी, हाँ। मैंने कुछ ऑर्डर किया, हफ्ता बीत गया नहीं आया सामान, 15 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, आई रिमेम्बर, मेरे को भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए और थे, फिर हाँ, उस कुछ टाइम पे। सामान ही नहीं आ रहा। फिर मैंने बोला चलो नहीं आ रहा तो पैसे दे दो, पैसे भी नहीं वापस आ रहे हैं। तो एक्चुअली अगर आप देखो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन क्या है सिंपलिस्टिकली, कि यार मैंने कुछ ऑर्डर किया, वो डिलीवर कर दो। मैंने अगर होटल बुक किया तो मेरे को डिलीवर कर दो, फुलफिल कर दो। मैंने अगर फ्लाइट बुक की, मेरे को उस रेट पे फ्लाइट दे दो। बाद में ये मत बोलो कि वो 3,000 की 6,000 हो गई। अगर मैंने कुछ कैंसिल किया, मेरे पैसे वापस दे दो जल्दी से, बैठ मत जाओ। दैट्स द बेसिक कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। अगर मैंने इमेज बाजार यूज़ किया और मैंने सर्च किया कुछ, तो मेरे को दे दो, फुलफिलमेंट दे दो। हाँ, बेसिकली दो अलग अलग पर्सपेक्टिव हो गए, दो अलग अलग तरह की अप्रोच हो गई। जैसे हमारी अगर बात करी जाए इमेजेस बाजार की, तो हमारी अप्रोच इससे थोड़ी सी अलग है। यानी कि और भी जो वेबसाइट्स हैं उनके भी सर्च इंजन है, उनकी भी स्पीड अच्छी है, उनमें भी सब कुछ है। बट हमारी डिफरेंशिएशन क्या है कि वी आर इनटू इंडियन इमेजेस और वो लोग फॉरेन इमेजेस में हैं। तो इंडियन चाहिए तो इमेजेस बाजार है, फॉरेन चाहिए तो और हजारों वेबसाइट्स है। इस तरह से हमने डिफरेंशिएट ही कर दिया और इस सेगमेंट में अपनी मोनोपोली काइंड ऑफ बना ली इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। बट आप जो कह रहे हैं, दिस इज अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। आप ये कह रहे हैं कि आपने कोई नई प्रोडक्ट कैटेगरी डेवलप नहीं करी, आपने उसी फील्ड में बेटर सर्विसेज दी, या फिर जो भी कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है उसको उतना दे दिया, डिलीवर कर दिया। देखो, हाँ, बट उसमें जो आप उसी कैटेगरी तो आपकी भी सेम है, राइट। इमेज सर्चिंग कैटेगरी ऑफ बाइंग ऑनलाइन ट्रैवल सेम है। कैटेगरी जो अब IND मनी हम बना रहे हैं वो भी सेम है कि इन्वेस्टिंग। मतलब अगर आप देखो ओवर आर्चिंग नीड क्या फुलफिल हो रही है, आपकी वेबसाइट से हो रही है कि मेरे को इमेज चाहिए, GoIBO से हो रहा है कि मेरे को ट्रैवल बुकिंग करना है, IND मनी से हो रहा है मेरे को इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब एक बहुत ही बढ़िया फ्रेमवर्क है जो कि रेट्रोस्पेक्ट पे अगर मैंने सोचा, वो ये है कि आप क्या चीज़ें करना चाहोगे वर्सेस द कंपटीशन, और आप क्या कंपटीशन को अलाउ करोगे कि वो जीत जाए, वो करते रहे। कैन यू एक्सप्लेन? तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क है। तो मैं आपको ये फ्रेमवर्क GoIBO और IND मनी करता हूँ, फिर इमेज बाजार भी ट्राई करेंगे हम, ठीक है। पहले GoIBO को समझते हैं। हाँ, तो अगर आप देखो वाई एक्सेस ले लो अगर आप, ठीक है, उसमें ले लो आप एट्रीब्यूट्स मत, और उसमें आप ले लो वैल्यू, राइट। व्हाट इज द वैल्यू दैट यू वांट टू डिलीवर टू द कस्टमर, राइट। क्या कस्टमर बेनिफिट इन नंबर ऑफ यूनिट्स आप देना चाहते हो। और एक्स एक्सिस ले लो एट्रीब्यूट्स। तो GoIBO में हमने कहा कि हमें जो एक एट्रीब्यूट है बुकिंग ऑफ ट्रैवल वाया कॉल सेंटर एंड वाया हॉलीडे पैकेज मेथड, वो हम बाकी ट्रैवल ऑपरेटर्स, क्लियर ट्रिप, यात्रा, मेक माई ट्रिप, ट्रैवल गुरु, जितने भी हज़ारों हैं उनको करने दो, हम नहीं करेंगे, हम ये हार जाएंगे। इस सब कैटेगरी बोल लो आप, या इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को हम बोल रहे हैं आप कर लो, क्योंकि वो अच्छे से कर रहे हैं। अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इरिस्पेक्टिव, हमने डिसाइड किया ये चीज़ हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इट इज सैचुरेटेड? नहीं, बिकॉज हमारे को चॉइसेस, जब हम compete कर रहे हैं, वी हैव टू मेक चॉइसेस। बट दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, क्यों नहीं करेंगे? मतलब Because- बिकॉज वहां पे कंपटीशन ज्यादा है? नहीं, तो आप उस एट्रीब्यूट पे अब वाई एक्सिस पे आ जाओ। वाई एक्सिस पे आप कितनी एक्स्ट्रा वैल्यू, आप 10x वैल्यू वर्सेस कंपटीशन दे पाओगे या नहीं दे पाओगे एट द सेम प्राइस पॉइंट? एट द सेम प्राइस पॉइंट, वैल्यू टू द एंड यूजर। तो हमने कहा कि नहीं, ये तो इस एट्रीब्यूट पे हम कुछ ऐसा झंडा नहीं गाड़ सकते, ठीक है। तो इस एट्रीब्यूट को उसको जीतने दो। एक और एट्रीब्यूट हमने लिया कि कस्टमर सर्विस। तो हमने कहा कस्टमर सर्विस में आप फ़ोन पे कर सकते हो कस्टमर सर्विस, या वेब पे कर सकते हो।
तो हमने कहा कि और लोगों को वैसे फ़ोन पे बहुत अच्छा लगता है कस्टमर सर्विस, बट हमने कहा ये इनएफिशिएंट है, कस्टमर सर्विस फ़ोन पे बहुत इनएफिशिएंट है। बिकॉज अगर आप देखो, एक आदमी है जिसको कोई प्रॉब्लम आई है, तो वो फ़ोन उठा के बात करता है और कस्टमर सर्विस वाला पूछता है, वाली पूछती है कि अच्छा आपका टिकट नंबर क्या है, पीएनआर नंबर क्या है, तो इनएफिशिएंट हो गया ना, वो तो 1-2 मिनट तो उसी में निकल जाते हैं, जो कि फ्रस्ट्रेटिंग है। तो हमने कहा कि अगर हम कॉल सेंटर से कस्टमर सर्विस बंद कर देते हैं, कस्टमर थोड़ा दुखी होगा, लेकिन उसकी एक्सचेंज पे हमारा जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है वो इतना घट जाता है, तो हम हमेशा कस्टमर को बेटर प्राइस दे पाएंगे। सो देन हमने कहा, जो एक एट्रीब्यूट हमने बनाया कि हमारी प्राइसिंग हमेशा बेटर होगी, क्योंकि हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर हमेशा सबसे कम होगा। तो प्राइसिंग हमारी हमेशा 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 बेस्ट रहेगी, क्योंकि हम लोग काफ़ी चीज़ें नहीं करेंगे जो कि हम कॉल सेंटर नहीं करेंगे। उस टाइम लोग ऑफलाइन रिटेल आउटलेट्स लगाते थे हमारे कंपेटिटर्स, हम वो नहीं करेंगे। हमारा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस टू स्टाफ इतना रहेगा, तो फिक्स कॉस्ट स्ट्रक्चर भी कम रहेगा। तो उस टाइम आप पूरी तरह से ऑनलाइन चले गए, मतलब जबकि पूरी बहुत लोग। एग्जैक्टली, जबकि हाँ, अभी इंटरनेट चल ही रहा था, दैट्स व्हाट right? आई एम सेइंग, या। फिर हमने कहा कि होटल बुकिंग बहुत ही ख़राब है सब जगह, यहाँ पे हम पागल हो जाएंगे। मार्केटिंग में हमने बोला हम टीवी मार्केटिंग नहीं करेंगे, तो फिर कैसे करेंगे? उस समय तो हम ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं रेफरल थे। करेंगे, रेफरल बोनस देंगे लोगों को, हम लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। तो ऐसे हमने काफ़ी डिफ्रेंसिएशन की, और इस डिफ्रेंसिएशन के वजह से हम वी बिकेम द नंबर वन। हाँ, दूसरा हमने बोला, जब मोबाइल आया, जब स्मार्टफोन आया, हमने बोला स्मार्टफोन में तो वी वांट टू बी द नंबर वन मोबाइल ऐप। तो ऐसे करके ये एट्रीब्यूट्स पे हमने बोला हम जीतेंगे। और हमने बोला हम कॉल सेंटर नहीं रखेंगे, हम टेलीफोन पे कुछ नहीं बेचेंगे, हम हॉलिडे पैकेजेस नहीं करेंगे, हम रिटेल आउटलेट्स नहीं करेंगे, हम काफ़ी देर तक इंटरनेशनल नहीं करेंगे, खाली डोमेस्टिक करेंगे। तो ऐसे करके हमने काफ़ी चीज़ें बोली जो हम नहीं करेंगे। दैट इज़ वॉट इज़ डिफ्रेंसिएशन, स्ट्रेटेजिक डिफ्रेंसिएशन। बिकॉज प्राइस पे हमने कहा, सबसे प्राइस अगर आपकी सबसे लोएस्ट है, दैट्स वेरी वैल्यूबल टू द कस्टमर। और अगर आप रिलायबल बुकिंग दो, फास्ट इंजन को फास्ट करो, तो इट जस्ट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर द एंड यूजर। तो ये तो फ्रेमवर्क हो गया गो आईबीबो का। अब अगर हम आईएनडी मनी पे आए, उस पे बाद में आते हैं, पहले गो आईबीबो की बात करते हैं। हाँ। आपने ये कब शुरू किया, कौन से साल में? 2007 इसके लिए फंड्स कैसे जनरेट करे, अपना खुद का फंड्स या फिर आपने रेज किया था कैपिटल? वी रेज कैपिटल, मतलब हमारे इन्वेस्टर्स थे, बहुत बढ़िया इन्वेस्टर्स। एक तो नास्पर्स, एक साउथ अफ्रीकन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है, और टेंसेंट चाइना की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी है। तो ये दो इन्वेस्टर्स थे तब। तो इनिशियल राउंड आपका कितना, वैल्यूएशन पे कितना फंड आपने रेज किया था? इनिशियल राउंड तो सीड राउंड था, मतलब आप समझो $1-2 मिलियन था तब। एंड देन उसके बाद हमने पीक कैपिटल रेज किया $250 million एट अ वैल्यूएशन ऑफ? at a valuation of about $1 billion. दैट वाज इन व्हिच ईयर? Our last round we had raised in 2015, and फिर उसके बाद 2017 में we did the merger with Make My Trip. तो 2015 में ही आपने एक यूनिकॉर्न कंपनी बना दी। 2000 आज बहुत बात होती है ना इसके बारे में, यूनिकॉर्न कंपनी एंड नेक्स्ट वो यूनिकॉर्न। थोड़ा सा सब्जेक्टिव है यूनिकॉर्न, मतलब हमारे को उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। क्यों, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? बिकॉज देखो, एट द एंड ऑफ द डे मेन थिंग इज यूनिकॉर्न स्टेटस इज सब्जेक्टिव, राइट? मतलब इट इज द रियल बिजनेस इज इफ द इकोनॉमिक्स आर प्लेइंग आउट, राइट? मतलब अगर आपके जितने भी, अगर आप एक यूनिट बेच रहे हो, उसके अराउंड इकोनॉमिक्स कैसे प्ले आउट हो रहे हैं, राइट? आई थिंक दैट्स द मेन थिंग। मतलब आपके इकोनॉमिक्स प्ले आउट हो, लॉन्जेटिविटी ऑफ द बिजनेस। आपने देखा ही होगा बायजूस के साथ क्या हुआ है, राइट? और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड जो सेलिब्रेटेड थी, बट अगर इकोनॉमिक्स ठीक नहीं है, या अगर बिजनेस में ट्रू वैल्यू कस्टमर को नहीं दे रही हैं, तो फिर वो यूनिकॉर्न स्टेटस का कोई फायदा नहीं है। तो गलत चीज़ पे नहीं भागना हमें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वैल्यूएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो बिजनेस फंडामेंटली कितना स्ट्रांग देखो, है और वो customer प्रॉफिट को- बना रहा है नहीं बना रहा है। कस्टमर को प्यार होना चाहिए आपके प्रोडक्ट से, ठीक है? कस्टमर अगर इनडिफरेंट है ना, तो बेकार है प्रोडक्ट। अगर मेरे पास 1000 कस्टमर हैं और 900 कस्टमर इनडिफरेंट हैं और 100 प्यार करते हैं, तो बेकार है। मेरे पास 200 कस्टमर हैं और 200 में से 150 मेरे को प्यार करते हैं, वो मेरे लिए ज़्यादा वैल्यूबल है।
तो एक बार एक काम करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी वही है। तो गो आईबीबो की जो इकोनॉमिक्स थी वो कैसी थी? वर यू इन प्रॉफिट और लॉसेस? तो दो बिजनेस थे वहाँ पे। उसके बाद और रास्ते में हमने रेड बस भी अक्वायर किया, जो कि बस टिकटिंग बिजनेस थी। और उसी रास्ते में मैंने एक और पैरेलल बिजनेस बनाई, पेयू, जो कि इंडिया का बहुत फेमस पेमेंट गेटवे है। तो अभी भी चल रहा है? अब सब कुछ अभी भी चल रहा है। देखो, जो भी बिजनेस बनाई है इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब कुछ अभी तक चल रहा है और चलता रहेगा। तो इसका इकोनॉमिक्स बताइए कैसा था ये गो आईबीबो का? गोआईबीबो में दो बिजनेस थे, एयर टिकट और होटल। एयर टिकट प्रॉफिटेबल, काफ़ी प्रॉफिटेबल। होटल ब्लीडिंग। एंड क्यों ब्लीडिंग? बिकॉज वहाँ पे हुई काफ़ी वॉर बिटवीन गोआईबीबो वर्सेस मेक माई ट्रिप, विच एंडेड अप इनटू अ फाइनल ट्रूस मर्जर, विच वॉज अ वेरी गुड आउटकम। मतलब सबके लिए अच्छा था। कम से कम 100 लोगों ने, गोआईबीबो के टीम मेंबर्स ने वैल्यू क्रिएट की, पैसे बनाए। दिस हैपेंड इन 2016? 17। 2017। उसके बाद में यू स्टेड विद दैट कंपनी? I stayed with the company for a year, and then I exited. Stayed with the joint company. आई अंडरस्टैंड। मेरे को बनाया गया, acquired and Make My Trip plus Go Ibibo plus Red Bus का प्रेसिडेंट। मेरा काम था to run product, marketing, etc. etc. और ये जो आपने गो आईबीबो शुरू किया था, हाँ। अकेले ही किया था या और भी को फाउंडर्स थे उसमें? शुरू में अकेले शुरू किया था। उसके बाद आई ब्रॉट इन विकल्प साहनी, जो कि CTO एंड को फाउंडर, एंड अनदर पर्सन कॉल्ड संजय भसीन। एंड रेड बस के लिए आई ब्रॉट इन प्रकाश संगम, अनूप मेनन CTO, प्रकाश इज द CEO, बोथ ऑफ देम आर स्टिल देयर। विकल्प ने एक नया स्टार्टअप शुरू किया है कॉल्ड ईका केयर, हेल्थ टेक का स्टार्टअप है। और पेयू के लिए आई ब्रॉट इन अ पर्सन कॉल्ड शैलाज एंड Nitin Gupta is the founder of Unicards and Shailaz is the founder of .Pay। तो काफ़ी सारे लोग जो मेरे साथ तब थे। पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बन गया, और भी बन जैसे रहे हैं। सिलिकॉन वैली में होता है। और हाँ, बिल्कुल वैसे ही है। और अब तो मतलब अब देखो, अब इंडिया में जो हम लोग बना रहे हैं इज़ बेटर देन सिलिकॉन वैली। अगर आप आज की डेट में सिलिकॉन वैली चले जाओ तो बिल्कुल सुनसान डेड लगता है। अगर आप इंडिया में अभी आप गुड़गांव में हमारे ऑफिस आ जाओ या बैंगलोर में चले जाओ, तो मतलब एक्शन हो रहा है यहाँ पे। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब ये कैसे? मैं समझा देखो, नहीं। अब इंजीनियर जो निकल रहा है ना यूनिवर्सिटी से, वो ये नहीं कह रहा है कि मेरे को माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करना है, गूगल ज्वाइन करना है। अब कह रहा है मेरे को कुछ बनाना है या स्टार्टअप के साथ मेरे को कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना है। तो अब पूरी ज़िंदगी बदल गई है, जो कि जब अगर आप चले जाओ 10-15 साल पहले बहुत ही अलग थी। सबको जॉब चाहिए थी, सबको अब जॉब आप चाहिए कह रहे हैं कि अब स्टार्टअप इज लाइक द बज़वर्ड। अब एवरीबडी वांट्स के अब सबको समझ आ गया है कि देखो, दो चीज़ें चाहिए। देखो, एक अच्छे आदमी को क्या चाहिए? अच्छे आदमी को चाहिए कि कुछ बनाए और इम्पैक्ट क्रिएट होए, राइट? कुछ भी प्रोडक्ट बनाए, टेक्नोलॉजी बनाए और मिलियंस ऑफ इंडियंस यूज़ करेंगे, तो उससे जो हाई मिलती है ना, डोपामिन, बहुत बड़ा है। और दूसरा, वैल्यू भी क्रिएट करनी है। तो अब वैल्यू क्रिएट तो देखो नॉर्मल नौकरियों में तो होगी नहीं। वैल्यू क्रिएट होती है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन से, एक्विटी से। तो ये बात अब समझ आ गई है लोगों को। अब जो एग्जिट्स हुए हैं, गो आईबीबो का एग्जिट, अगर आप देखो फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट का एग्जिट, मिंट्रा फ्लिपकार्ट मर्जर, ये सारे जो एग्जिट्स हुए हैं और अब इतने सारे IPOs, सबको समझ आ गया है कि भाई वैल्यू क्रिएट होती है और वैल्यू क्रिएट ऐसे ही होगी। नॉर्मल नौकरी करने से या नॉर्मल सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी में जाने से नहीं होगी। तो ये था गो आईबीबो की कहानी, जिसका मर्जर हो गया मेक माई ट्रिप के साथ में। फिर उसके बाद में 1 साल तक आप वहां पर रहे। हाँ, 1 साल से बाद में? रहा। एंड व्हेन आई एग्जिटेड, उस टाइम मेरे को टाइम मिला कि अब वैल्यू तो क्रिएट की है, तो अब वेल्थ कैसे मैनेज की जाए। ये कौन से साल की बात है? ये मैं अब कह रहा हूँ 2018 की। आपने कुछ ब्रेक लिया उसके बाद में, वहां से छोड़ने के बाद में? 6-7 महीने, मतलब ये सब मैं अब ब्रेनस्टॉर्म कर रहा था। मैं जाके ब्रेनस्टॉर्म कर रहा था। मैं काफ़ी ट्रैवल किया मैंने उस टाइम, उस 6 महीने काफ़ी टाइम। पैसा भी बहुत आ गया होगा ना? पैसे की वजह से नहीं, मतलब नहीं आया तो होगा ही, मैं कुछ गलत कह रहा हूं? नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, राइट? मतलब मैंने कहा कि लेट मी ट्रैवल टू काइंड ऑफ सी के, मतलब 2-3 आइडियाज थे मेरे दिमाग में तब। एक आइडिया था कि VC बन जाओ, एक आइडिया था हेल्थ टेक शुरू कर दो, और एक जो मेरी पर्सनल पेन एरिया थी कि यार ये मनी मैनेज कैसे किया जाए।
क्योंकि उस टाइम ऐसे 3 4 5 बैंक्स मेरे को कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर जाते थे, कुछ ना कुछ अजीबोगरीब बेच जाते थे। उस टाइम स्टॉक ट्रेडिंग वाज अ वेरी न्यू फिनोमेना। तो उस टाइम जो भी 2 3 डीमैट अकाउंट जहाँ पे मैंने खोले हुए थे, वहाँ पे यूज़ करने में काफ़ी मुश्किल होती थी। अब तो खैर काफ़ी इवॉल्व हो गया है इकोसिस्टम। अब तो डिस्काउंट ब्रोकर्स बहुत आ गए। डिस्काउंट ब्रोकर्स बहुत आ गए। तो आपका वहाँ पे क्या इंसाइट थी? वहाँ पे ये बेसिकली मेरी 2 इंसाइट्स थी। इन्वेस्टिंग को आसान बनाना है, बहुत मुश्किल होता था, पेपर वर्क होता था, तब काफ़ी कुछ मुश्किल होता था। तो उस टाइम और भी प्लेयर्स थे? उस टाइम प्लेयर्स काफ़ी सारे आ गए थे। जब तक मैं सोच रहा था काफ़ी प्लेयर्स आ गए नाम थे। बताना चाहेंगे कौन कौन से प्लेयर्स थे उस समय जब आपने लॉन्च किया था? हमारे लॉन्च करने से पहले मैं आपको प्लेयर्स बताता हूँ। कम से सेम बिल्कुल गोवा भी वो जैसी स्टोरी थी। 100 प्लेयर्स, 100 प्लेयर्स हैं। जो कोई म्यूचुअल फंड बेच रहा है, कोई डिस्काउंट ब्रोकर है, कोई कुछ और बेच रहा है, कुछ 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 कर रहा है, राइट। बट आपके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स या जिस स्पेस में आप जाने की सोच रहे थे तो उस मैं स्पेस आपको में कौन बड़े प्लेयर्स थे? मैं कह रहा हूँ 3 4? ये सारे देखो, आप वही वाली बात है, राइट, कि अगर आप देखो लोगों की क्या ज़रूरत है। लोगों की ज़रूरत है अपने आसानी से इन्वेस्ट कर सकें, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और दूसरी ज़रूरत जो कि किसी ने हल नहीं की, जो हमने हल की है, मनी मैनेजमेंट, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट। तो जब हमने सोचा इसके बारे में, तो वही वही मैंने दोबारा फ्रेमवर्क बनाया, एक्स एक्स एक्सेस, एक्सेस वाई वाई एक्सेस। एक्सेस। तो जब मैं ये सब देख रहा था, मैंने देखा यार हम लोग गूगल की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हम एप्पल यूज़ कर रहे हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, बट इन कंपनियों में हम इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते आसानी से। तो तब मैंने कहा कि हम IND मनी को लॉन्च करेंगे with this 100x differentiator on attribute, not at a category level, so on an attribute level। तो हमने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में US स्टॉक्स इन्वेस्टिंग। और वो US स्टॉक्स इन्वेस्टिंग खाली ये नहीं था कि US स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो कि आप पैसे कैसे अपने रेमिट करोगे, पैसे वापस कैसे आएंगे, फ्रैक्शंस में कर सकते हो। जैसे अगर आप देखो गूगल का अगर शेयर $200 का है, तो आप ₹5 भी डाल सकते हो शेयर पे, तो फ्रैक्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हो आप। बट ये कैसे होगा? फ्रैक्शनल ट्रेडिंग को हमने इंट्रोड्यूस किया। तो मतलब अगर आप एक शेयर लो उसका, अगर आप एक पिज्ज़ा लो, पिज्ज़ा को छोटे छोटे भागों में नहीं, काट वो लो। तो मैं समझ गया, बट इसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट किया? क्योंकि गूगल का आपको तो एक ही शेयर लेना पड़ेगा ना, मतलब आप वो शेयर लेंगे फिर आगे आप आगे फ्रैक्शंस में देंगे? हाँ, आगे हम फ्रैक्शंस में दे रहे हैं, राइट। और वो नहीं, बट वो फ्रैक्शन भी उस आदमी, उस इन्वेस्टर के नाम पे है, राइट। तो फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग, रेमिटेंस, ये सबको किया। ये उस टाइम पे कोई नहीं कर रहा था? कोई ठीक तरह से नहीं कर रहा था, ट्राई तो सब कर रहे थे। नोबडी हैड डन इट प्रॉपरली, नोबडी हैड डन इट इन अ मैनर विच इज सीमलेस। आपने बोला कि मेरे को अपने US स्टॉक्स के वॉलेट में 10,000 रुपये डालने हैं। वो 10,000 रुपये कैसे डालने हैं, वो पूरा सिस्टम हमने बिठाया, क्योंकि रेगुलेटेड भी है पूरा। दैट्स व्हाट आई वाज अबाउट टू से, क्योंकि इसमें रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है। करेक्ट। तो आपने प्रैक्टिकली किया कैसे? क्योंकि अगर किसी इन्वेस्टर को अपना पैसा इन्वेस्ट करना है यूएस मार्केट में, राइट। तो क्या वो इंडियन डीमैट के थ्रू होगा? कैसे होगा? मतलब हाउ हाँ, डज इट तो वर्क? इसका पूरा फ्रेमवर्क क्या है? हाँ, तो इसका फ्रेमवर्क हमने ऐसे बिठाया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड LRS, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। उसकी पाइपलाइंस हैं। तो जो आप कहते हो कि मेरे को 10,000 रुपये डालने हैं अपने इन्वेस्टमेंट वॉलेट में, ये इंडियन डीमैट्स पे नहीं होता बाय द वे, ठीक है। तुम आपको 10,000 रुपये डालने हैं, तो आप 10,000 रुपये अपने ट्रांसफ़र करोगे थ्रू LRS पाइपलाइंस थ्रू योर बैंक अकाउंट। तो हमने बैंक्स के साथ इंटीग्रेशंस की, इंडिया के जो बैंक्स के साथ। अगर आपको वैसे जैसे अगर पैसे भेजने होते हैं तो बहुत ही क्लंकी वर्कफ्लो है, तो हमने That's what I'm saying, पूरा वर्कफ्लो ऐप पे। क्योंकि हम जो रॉयल्टी पेमेंट्स करते हैं बाहर, हमारे बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं, कंट्रीब्यूटर्स हैं, Correct, तो तो देयर इज अ आप- वेरी लेंथी हाँ, तो प्रोसेस, वो हम- इतने सारे डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ते तो हैं। सारा डिजिटाइज कर दिया हमने। तो उसके लिए आपने बैंक से भी सपोर्ट लिया उस Correct, लेवल का? correct। तो बैंक्स के भी सॉफ्टवेयर में चेंजेस करवाने पड़े होंगे? बैंक्स के लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया और डिप्लॉय किया। मतलब काफी, वही मैं आपको कह रहा हूँ ना, सामने से सब आसान लगता है, तो पीछे काफी कुछ हो रहा मैं है। वही समझना चाह रहा हूँ, बिकॉज तो ये जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना है नहीं, ये मैं समझ पा रहा हाँ, हूँ तो कि वही तो क्या कह रहा हूँ, है। पीछे आप स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, राइट, बेसिकली। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट एंटायर स्ट्रक्चर। आप मेरे को एक बार पूरा बताइए, आपने एग्जैक्टली क्या किया? नंबर 1, आपने बैंक्स को कन्विंस किया ये करने के लिए, और बैंक ने कहा होगा हम क्यों पैसा लगाएं भाई, अभी तो इसमें नहीं, पता हमने नहीं बोला हम volume लगा होगा नहीं देंगे होगा। सब कुछ। आपने कहा हम लगाएंगे, हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे हम आपके सब कुछ लिए। बना देंगे। तो हमने बोला इससे क्या है, हमने बोला बैंक्स के कि देखो आपके पास इतना हाई क्वालिटी कस्टमर नहीं आने वाला था, इंट्रोड्यूस हो जाएगा। उनको हमने बिजनेस मॉडल दिखाया, बिजनेस प्लान्स दिखाया। तो वो पूरा जो सिस्टम है, वो 4x का सिस्टम,
डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, केवाईसी सिस्टम, सारा सिस्टम हमने बनाया, डिप्लॉय किया बैंक्स में, और उसको इंटीग्रेट किया अपनी ऐप से, करेक्ट। और फिर जैसे ताकि एक कस्टमर के लिए बहुत आसान हो जाए और सारा पेपर वर्क हट जाए, तो वो हुआ। और दूसरी साइड हमने जो भी जो एक्सचेंजेस हैं और जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनके साथ इंटीग्रेट किया, उनसे परमिशंस ली। हाँ, मतलब वो सारा तो जो भी प्रोसेस वो था रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही था, तो उसके लिए कोई स्पेशल परमिशन की कोई जरूरत नहीं स्पेशल पड़ी। परमिशन नहीं, मतलब। और उसके बाद हमने कस्टोडियन ब्रोकर्स के साथ टाई अप किया यूएस में, और उसके बाद हमने इसको लॉन्च किया। लॉन्च करने के कुछ महीने तक थोड़ा उसको पायलट किया और पूरे सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से बनाया। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में आपको, ये जो पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको बनाने में कितना टाइम लगा? 8 महीने। तो 6 महीने सोचने में, ब्रेनस्टॉर्मिंग में, और 8 महीने इसको बनाने नहीं में। तो देखो, ओके, इसमें ये नहीं है कि आप 8 महीने बना रहे हो तो कुछ कर नहीं रहे हो, तो आप कुछ क्लंकी ऑफलाइनिश वे से कुछ कर रहे हो ताकि आप लर्न कर रहे हो उस 8 महीने में भी। जो हम काफ़ी बार ये गलती करते हैं, बोलते हैं एक प्रोजेक्ट है 9 महीने लगेंगे तो हम 12वें महीने पे कुछ लॉन्च करेंगे, तो वो मेरे को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि आप कुछ सीख नहीं रहे हो उस 12 महीने में। हाँ, क्योंकि कुछ तो टेस्ट करें ना, कुछ फीडबैक मिलेगा, तो कुछ टेस्टिंग करेगा। तो हाँ। हम 2-3 महीने में शुरू कर दिया था, राइट, ताकि ये किस चीज़ का? इसी का। ताकि ये जो हमने एक्सचेंजेस और कस्टडी ब्रोकर्स वगैरह सब टाई अप कर दिया था। बस इसमें ये था कि लोगों को पैसा भेजना था तो पेपर वर्क था, तो वो फेज़ 1 था। फेज़ 2 में फिर वो पेपर वर्क हटाया, फेज़ 3 में और डिजिटाइज किया, फेज़ 4 में और ऑटोमेट किया, तो 9 महीने में पूरा इसको रॉकेट बनाया। और ये आपने इन हाउस डेवलप किया या आउटसोर्स किया? नहीं, हमारी टेक्नोलॉजी टीम हमारी इन हाउस है, हम कुछ आउटसोर्स नहीं करते। हाउ बिग वाज योर टेक टीम फॉर बिल्डिंग दिस एट दैट टाइम? उस टाइम अबाउट 15 से 20 लोग थे। उन्होंने पूरा इसको डेवलप किया। हाँ, मान के मतलब चलते हैं जो पूरा फाइनल प्रोडक्ट है वो पूरा 8 महीने में डेवलप किया डेवलप हो हम गया। लोग। लाइक रोज हम लोग 2 घंटे के लिए बैठते थे इस प्रोजेक्ट पे, हम सब साथ, और रोज डेवलप करते थे कि क्या हो रहा है। मतलब इट वाज अ डेली ड्रिल, रोज, एवरी डे। उस वक्त आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया इसमें या तब भी आपने फंडिंग रेज करी? मैंने अपना पैसा भी डाला, पहले डे 0 पे तो अपना ही पैसा डाला मैंने, जब मैं ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूँ, शुरू की टीम हायर कर रहा हूँ। बट इन्वेस्टर्स जल्दी से जुड़ गए, मे बी दे बिलीव कि जो अगला बनाएगा कुछ अच्छा बनाएगा। एक ट्रैक रिकॉर्ड भी होता है ना, शायद ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से। उसके बाद क्या रहा, इसके अप्स एंड डाउन्स कैसे रहे? तो मतलब इसमें कुछ चैलेंजेस आए होंगे लॉन्च करने के बाद। हाँ, तो इसका मैं फ्रेमवर्क बता रहा था ना आपको, तो वही फ्रेमवर्क में अगर आप देखो, हमने बोला यूएस स्टॉक्स को हम बिल्कुल फोकस करेंगे, एंड ये एक 50x डिफरेंशिएटर है फ्रॉम एनी अदर इन्वेस्टमेंट ऐप। उसके बाद ये जब सक्सेस हो गया, जब इस पे 10 लाख इन्वेस्टर्स जुड़ गए। कितना टाइम लगा? इसको लगा 2 साल, मतलब 2 साल में 10 लाख इन्वेस्टर्स पे आप पहुंच गए। 2-2.5 साल में हम पहुंच गए, ठीक है। तब हमने इंट्रोड्यूस किया एक तो म्यूचुअल फंड्स, और म्यूचुअल फंड जो हमने इंट्रोड्यूस किया वो हमने कहा कि हम म्यूचुअल फंड्स में 0 ब्रोकरेज रखेंगे, कमीशन फ्री रखेंगे। बट वो तो सभी करते हैं। अब कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ तब की बात, राइट। तो हमने तब और लोग नहीं कर रहे थे म्यूचुअल फंड्स इंट्रोड्यूस किया, और इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स भी हमने ऐसे इंट्रोड्यूस किया, हमने कहा कि अगर आपको अपना, तो हमारा म्यूचुअल फंड्स, आप अगर हमारी ऐप पे जाओ और आपने अगर 5 साल पहले म्यूचुअल फंड्स खरीदे थे और जिस पे कमीशन दे रहे हो, तो 2 बटन में आप अपना म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान कमीशन फ्री बना सकते हो, और वो आप पे शिफ्ट हो जाएगा, आपकी ऐप पे। म्यूचुअल फंड एक ओपन आर्किटेक्चर है, राइट। वैसे हमारी ऐप पे ही है वो, राइट। तो लेकिन अगर आपने जैसे 4 साल पहले म्यूचुअल फंड खरीदा है कहीं से, किसी ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूटर से, और उस पर आप कमीशन दिए जा रहे हो, हर साल उस पर 1%, 2%, आधा % दिए जा रहे हो, तो वो आप हमारी ऐप पे कमीशन फ्री बना सकते हो। तो वो भी एक बहुत ही हिट फीचर रहा IND मनी पे। तो अगेन, मैं अगर उस एट्रीब्यूट पे जाऊँ, अगर हम म्यूचुअल फंड भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें कस्टमर की वैल्यू क्या है, तो हमने क्या गिव अप किया, हमने कमीशन वाले म्यूचुअल फंड्स बोले गिव अप कर दिए, और हमने बोला स्विचिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स को हम 20x 50x वैल्यू देंगे, जो कि कोई ऐप नहीं दे पाती। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये जो सर्विस है ये फ्री में दे दी, जो एक्चुअल में आपके लिए फ्री नहीं है, क्योंकि पीछे बैकएंड में उसके लिए आपको तो काम करना ही पड़ रहा है ना। हाँ, तो वाज दैट एन एक्विजिशन स्ट्रैटेजी ऑफ कस्टमर, ताकि आपकी कैक कम हो जाए? इस स्टैंड पॉइंट से आपने ये किया? स्टिकीनेस, तो अगर एक स्टिकीनेस एक्विजिशन, तो एक म्यूचुअल फंड यूजर फिर यूएस स्टॉक्स यूजर बन सकता है। और फिर हमें तो ये पता था, देखो हमारी एक जो इनसाइट ये भी थी कि
कस्टमर को फाइनली एक ही जगह पे सब जगह वो इन्वेस्ट कर सके, उसको इधर उधर भागना नहीं चाहिए। तो 6-7 महीने पहले हम उतर गए सबसे कंपेरेटिव फील्ड में, जो कि इंडियन डिस्काउंट ब्रोकरेज। और वहाँ पे जो हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया है डिफरेंशिएशन, वही मैं अगर एक्स एक्सिस पे आ जाऊँ कि एक आदमी स्टॉक्स पे एसआईपी कैसे चला सकता है। तो आप स्टॉक्स पे इन्वेस्ट तो करते हो, ट्रेड भी करते हो, पर अगर आप देखो एक स्टॉक एक्स, उस पे आप वीकली 1000 रुपये की एसआईपी चला सकते हो या नहीं, जो कि किसी ने नहीं ऑफर किया था, और हमने उसको इंट्रोड्यूस किया। अब आपने एसआईपी चालू कर दिया, आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है, फिर आप हमारे को यूज़ कर रहे हो बाकी चीज़ों के लिए। तो इसमें ये हो रहा है, एक तो हमारे इन्वेस्टर्स बाकी कैटेगरीज के शिफ्ट हो रहे हैं इसमें, और नए इन्वेस्टर्स भी जुड़ रहे हैं। तो इसको हमने ऐसे बनाया। तो हर चीज में आप ये सोचते हो कि हम जो भी मार्केट में लोग कर रहे हैं, कर वही रहे हो, लेकिन उसको अलग तरीके से कैसे करें? नहीं, उसमें 10x वैल्यू कैसे दें, जो कि कस्टमर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। देखिए, आप इन्वेस्ट क्यों करते हो? कंपाउंड करने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए, राइट? आप इन्वेस्ट करते हो, तो सबसे बेस्ट कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इज एसआईपी। बट स्टॉक्स पे एसआईपी नहीं है, हमने इंट्रोड्यूस किया। अब हमने एसआईपी इंट्रोड्यूस किया, लोग एसआईपी कर रहे हैं एप्पल में, मेटा में, गूगल में। डोमेस्टिक स्टॉक्स के सिवाय एसआईपी बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने उसको पॉपुलराइज किया था, बट स्टॉक्स में क्यों नहीं था? और क्या स्टॉक में एक इंसान चूज भी कर सकता है कि ये पर्टिकुलर 5 स्टॉक्स हैं, मुझे इन 5 में एसआईपी करना है, अपना खुद का पोर्टफोलियो बना करके, और फिर वो कर सकता बिल्कुल है? कस्टमर ही चूज करता है, बिल्कुल कस्टमर ही चूज करता है। उसने डिफाइन कर दिया कि ये 5 स्टॉक्स है, इसमें इक्वली इस प्रोपोर्शन में बिल्कुल इतना अमाउंट हर महीने का मेरे यहाँ से बिल्कुल। डेबिट हो जाना चाहिए, हर हफ्ते का हो जाना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली आपके ऐप से होता रहेगा, बैंक से यूपीआई से होते रहता है। होता रहता है। अगर इसकी बात करी जाए, ये जो अभी आपका जो वेंचर है, ये तो अभी चल ही रहा है, हाउ बिग इज दिस? इसमें आप कितने राउंड्स रेस कर चुके हैं अभी तक, और किस वैल्यूएशन पे? लास्ट हमने रेज किया था 14 महीने पहले, 14 से 20 महीने पहले। हमने अभी तक $130 मिलियन रेज किया है, और अभी हमारी वैल्यूएशन है 650 मिलियन, 650 से $700 मिलियन। और लास्ट रेज हमने किया था $85 मिलियन। आर यू कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस बिजनेस, कि इज इट प्रॉफिटेबल और इज इट बर्निंग मनी? सो मैं आप कॉन्सेप्चुअली बता सकता हूँ आपको कि अगर आप देखो इस बिज़नेस में कस्टमर लेवल इकोनॉमिक्स अगर मैं देखूँ, तो एक कस्टमर है जो लेट्स से हमें 100 रुपये देता है, लेकिन वो 100 रुपये हमारे को मंथ ज़ीरो में नहीं देता, वो हमारे को 100 रुपये मंथ ज़ीरो से मंथ 12th पे देता है। तो ये जो कस्टमर है, इसके ऊपर जो हम खर्चा उठाते हैं, टेक्नोलॉजी का खर्चा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का खर्चा, वो सब अगर आप हटा दो, तो कस्टमर लेवल पे हम प्रॉफिटेबल हैं। बट वो कस्टमर हमारे को पैसे 12 महीने देता है, तो देयर इज अ डिलेड प्रॉफिट, बिकॉज आपने खर्चा तो इस कस्टमर पे काफ़ी मंथ ज़ीरो पे कर दिया, केवाईसी का खर्चा कर दिया, एक्विजिशन का खर्चा कर दिया, रेफरल पे खर्चा कर दिया, बैंडविड्थ पे खर्चा कर दिया, लेकिन आपका जो पे ऑफ पीरियड है उस कस्टमर से 12 महीने पे आता है इन अ बिजनेस लाइक आस। एंड जैसे जैसे हम और मैच्योर होते जाएंगे, वो शायद 12 महीने 6 महीने भी हो सकता है, उसके बाद 13वें महीने से तो सब बोनस ही है। तो ये तो देखो इकोनॉमिक्स हैं जो कि हमारे पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर आप देखोगे एट अ P&L लेवल, तो अभी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। नाउ वी आर इन्वेस्टिंग, क्योंकि अगर हम डोमेस्टिक ब्रोकरेज में घुस गए हैं, so it's competitive, so we have to do marketing, we have to do awareness building, we have to do top of the funnel activities, so that is the thing. तो आपका बर्न रेट कितना होगा, मतलब ईयर का? इन्वेस्ट करना अभी हमने शुरू किया, इससे पहले तो बर्न बहुत ही कम था, बहुत ही मिनिमल था, बिकॉज इससे पहले जब तक हम एक ऐप थे यूएस स्टॉक्स के लिए, तब तक तो सारा ऑर्गेनिक ग्रोथ था, क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा वैल्यू दे दी यूज़र्स को। तो अगर कोई भी अगर ट्विटर पे बोल रहा है यार ये एप्पल पे इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, तो उसको 100 कमेंट्स आ रही हैं, आईएनडी मनी, आईएनडी मनी, आईएनडी मनी, आईएनडी मनी। अगर कोई लिंक्डइन पे पूछ रहा है किसी से, तो वर्ड ऑफ माउथ इतना ज़्यादा था। अगर कोरा पे कोई पूछ रहा है कहीं पे भी, तो वर्ड ऑफ माउथ वॉज वेरी स्ट्रांग। नाउ टुडे वी हैव स्टार्टेड अवेयरनेस बिल्डिंग, क्योंकि नाउ वी वांट टू टेक द कंपनी फ्रॉम, अभी 0 to 1 हो गया, 1 to 10 हो गया, अब 10 to 100 की स्टेज पे है। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जब आप कह रहे हैं कि ये जो यूएस में इन्वेस्टमेंट के लिए आपने इसकी शुरुआत करी थी, तो वहाँ पे अभी भी बहुत पोटेंशियल बाकी है। बिल्कुल। तो आप डिस्काउंट ब्रोकरेज में क्यों एंटर हो रहे हैं? क्योंकि दिस इज ऑलरेडी अ हाइपर कॉम्पिटिटिव मार्केट, राइट।
तो डोंट यू थिंक कि बेटर स्ट्रैटेजी ये होती है कि उसी की अवेयरनेस और स्प्रेड करी जाए, वो जो एक सिस्टम आपने क्रैक किया है? इज इट बिकॉज क्योंकि अब उसमें और भी प्लेयर्स आ गए हैं और वो अच्छा कर रहे हैं, या आपको इतनी ग्रोथ नजर नहीं आ रही है? मतलब व्हाट इज इट दैट यू आर थिंकिंग, क्योंकि दो अलग अलग बहुत वर्टिकल्स हो गए। बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है, पहली बात बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें अगर आप एक कस्टमर देखो, कस्टमर के पास 1,000 रुपये हैं, वो 1,000 रुपये कैसे इन्वेस्ट करता है? तो वो कभी भी 1,000 रुपये में से 700 रुपये यूएस स्टॉक्स में नहीं करेगा इन्वेस्ट, और ना ही मैं चाहूँगा, बिकॉज एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन, राइट। ठीक है, हर इंसान को डाइवर्सिफाई करना है, और अगर एक इंसान को डाइवर्सिफाई करना है तो उसको अलग अलग एसेट क्लास में पैसे डालने हैं। तो उसको इंडियन स्टॉक्स में पैसे डालने हैं, उसको कुछ थोड़े बहुत यूएस स्टॉक्स में डालने हैं, कुछ एनपीएस में डालने हैं, इमरजेंसी मनी फिक्स डिपॉजिट्स में डालने हैं, म्यूचुअल फंड्स में, हाइब्रिड में डालने हैं, कुछ इंडेक्स फंड में डालना है, कुछ इंडेक्स फंड अलग में। अलग तरीके से, तो राइट। मतलब आप सारे अंडे एक बास्केट में मत डालो। परफेक्ट। तो ये एक कस्टमर की नीड है, ये ही हमारे को मैसिफाई करता है। अगर मैं खाली यूएस स्टॉक्स दूंगा तो मेरे पास तो उस आदमी के 100 रुपये में से खाली 10 रुपये आएंगे। और अगर वो जहां पर अभी ऑलरेडी है और वहां पे वो 80 रुपए अपना इन्वेस्ट कर रहा है, उन्होंने ये देना शुरू कर दिया, तो पूरा 100 रुपए वहां चला जाएगा। हाँ, मतलब उसमें काफी लोगों ने कोशिश की है, वो नहीं कर पाए हैं, वो अलग बात है। तो ऐसा इसीलिए क्यों? क्योंकि वही जो सारा मैंने आपको पाइपलाइन बताई वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। बट वो भी बना सकते हैं, बना उनके पास सकते भी हैं, tech फोकस team की है। बात है, बना सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बना सकते हैं। तो आर यू सेइंग कि अभी भी अगर अभी करंट सिचुएशन की बात करी जाए तो आपकी जो ऐप है वो सिर्फ एक ऐसी ऐप है जिसके थ्रू यूएस मार्केट में इन्वेस्ट किया जा सकता है, या और भी बहुत सारी ऐप्स हैं? और ऐप्स हैं जिसमें कर सकते हो, बट वहाँ चलता नहीं है, बिकॉज जो पूरी जो सिस्टम है वो बैठाया नहीं गया, राइट। बट हमारी ऐप है जहाँ पे इज द मेन ऐप फॉर पीपल टू इन्वेस्ट इन यूएस एक्विटीज। So you are still known for this particular segment Correct. of your business. करेक्ट। And how big is this business? Like in terms of AUM, कितना बड़ा हो चुका है ये आपका? AUM नहीं देखते इसमें, हमारा about 11 लाख 12 लाख इन्वेस्टर्स हैं, और अब ऑब्वियसली इसमें मार्केट क्रिएशन भी हमें करनी है। एंड जो आपका सवाल था कि हमने बाकी कैटेगरीज क्यों लॉन्च की, उसका मेरे को यही जवाब देना है कि हम चाहते हैं कि एक कस्टमर अपने पैसे एलोकेट कर सके अलग अलग जगह एक ही ऐप से। सो जो हमारा अब पिछले 1.5-2 साल से जो एक बहुत ही पावरफुल वैल्यू प्रोपोजिशन ये बना है कि आप एक ऐप से अपने पैसे डोमेस्टिक इंडियन स्टॉक्स में डाल सकते हो, यूएस स्टॉक्स में डाल सकते हो, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, एनपीएस में डाल सकते हो, फिक्स डिपॉजिट में डाल सकते हो, एक ही ऐप से। और यही नहीं, आप एक ही ऐप से अपने सारे अकाउंट्स भी कंट्रोल अप कर सकते हो। तो अपने सारे पर्सनल फाइनेंसेस, तो आपके पास 4-5 बैंक अकाउंट्स हैं, आपके पास आपकी अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप सारा कुछ अपनी व्हीकल्स, रियल एस्टेट, सब कुछ एक जगह से कंट्रोल कर सकते हो। क्या ये बन चुका है या अभी आप बना रहे हैं? सब develop कुछ कर रहे लाइव हैं? है सर, सब कुछ बन चुका है। सब कुछ बन चुका है, सब कुछ यूज हो रहा And how है many customers do you have at this point in time? मिलियंस ऑफ लोगों से। सो वी हैव अबाउट 80 लाख कस्टमर्स। Are you talking about 80 lakh app downloads या फिर 80 lakh customers? 80 lakh registered customers and 20 lakh investors. 80 लाख रजिस्टर्ड कस्टमर्स इन द सेंस उन्होंने सिर्फ ऐप डाउनलोड किया है या ऐप रजिस्टर डाउनलोड किया है? नहीं, ऐप डाउनलोड करके अपने पैसे ट्रैक कर रहे हैं, अपने एक्सपेंसेस ट्रैक कर रहे हैं, या केवाईसी किया है, अभी इन्वेस्टर नहीं बने हैं। एंड 20 to 22 lakh people are investors on the platform. एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं 20 Correct, लाख। correct. बट इन कंपैरिजन टू अदर प्लेयर्स जैसे जीरोधा हो गया या और बहुत सारे और प्लेयर्स हैं, उनके पास जो नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स हैं, एक्टिव कस्टमर्स हैं, वो तो बहुत ज्यादा है ना? करेक्ट। तो तभी हमने डोमेस्टिक एक्विटीज लॉन्च किया है 6 महीने पहले। अब इसकी आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी? आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो। सो हाँ, तो इसकी जो मैंने आपको बताया ना कि क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट मार्केट टू क्रैक। करेक्ट। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल, ऑल्दो आई एम नॉट, बट अगर मैं एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर हूं, मैं जल्दी से स्विच नहीं करने वाला, क्योंकि मेरा वहां पर एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है, और अगर वो अच्छा है और सब कुछ ठीक चल रहा है, तो व्हाई वुड आई स्विच ऑन टू योर ऐप? सो दो तीन रीजंस हैं जिसकी वजह से काफ़ी लोग, अभी आज की डेट में अगर मैं मंथ ऑन मंथ देखूं, सो वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्काउंट ब्रोकर In terms of percentage, in terms of numbers? in terms of percentage, not absolute numbers, in terms of percentage growth, right? वो तो देखो, then it's a ripple effect ना। I understand. That's what I'm saying, क्योंकि उनका बेस बड़ा है ना। करेक्ट। इसमें
वही अगर मैं उसी फ्रेमवर्क पे जाता हूँ और वही फ्रेमवर्क प्ले आउट हो रहा है, एक तो अबिलिटी टू पीपल के एसआईपी कर सकें स्टॉक्स में, फोकस ऑन इन्वेस्टर। अगर आप देखोगे ये काफ़ी सारे सिस्टम्स हैं, ये फोकस करते हैं ट्रेडर पे, डेरिवेटिव ट्रेडर, एफएनओ ट्रेडर। हमारा फोकस है इन्वेस्टर, मतलब लोगों को हमारी ऐप पे अपना लॉन्ग टर्म कंपाउंड करना है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी लोग डेरिवेटिव ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, वो एक अलग कम्युनिटी बट है। नंबर उनका ज़्यादा है। हाँ, नंबर मतलब ये तो 10-10 साल इन्वेस्टमेंट पुरानी। को समझने वाले लोग तो कम ही है ना। हाँ, नहीं वही तो हमें करना है ना, तभी अवेयरनेस स्प्रेड करनी वी हैव टू स्प्रेड द अवेयरनेस। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग कि हाउ डू वी मेक इन्वेस्टिंग ईजी। सो एसआईपी एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है जो कि मेक्स इट वेरी ईजी। आप और एसआईपी ये अभी सिर्फ आप कर रहे हैं। हम कर रहे हैं इसको ठीक तरह से, वही पाइपलाइंस हमने बिछाई हैं इसके लिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इस इंडस्ट्री में भी सेम टाइप की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो जैसे अभी हमने लास्ट वीक लॉन्च किया इंस्टेंट विड्रॉल। तो अगर आप इन सारे सिस्टम्स में देखो, जब आप अपना स्टॉक बेचते हो, T+1 T+2 ऐसे होता है। T+1 T+2, हमने इंस्टेंट कुछ ही सेकंड में, अगर मैं आपको अभी ऐप भी खोल के दिखाऊं, सेकंड में मेरा पैसा मेरे बैंक में आ जाएगा। ये और ऐप्स नहीं कर रहे हैं, और जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं वो लोग नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, करेंगे आगे जाके, बट मैं कह रहा हूं कि बट अभी आप कर रहे हैं। अभी हम कर रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब अगर मैं आपकी ऐप पर हूं तो मैं इंस्टेंटली अपना पैसा, जैसे ही मैंने स्टॉक बेचा, इंस्टेंटली, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंट? मतलब आपने बटन दबाया, विद इन सेकेंड्स वो मेरे अकाउंट में पैसा होगा। बिल्कुल। ऐसे बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं जो कि कोई नहीं कर रहा। जैसे आपका जैसे स्टॉक है, नीचे गया, क्यों गया, आपको रियल टाइम एक्शन समझ आता है। क्या रियल टाइम का एक्शन समझ आता है? क्यों जैसे गया? कि आपने मतलब वॉल्यूम डिप हो गया, स्टॉक का नाम नहीं ले सकता, पर जैसे स्टॉक एक्स है, स्टॉक एक्स गिर गया 3%, तो आपको अलर्ट आ जाता है क्यों गिरा। बट क्यों का तो कोई रीजन ही नहीं है ना। नहीं, क्यों का रीजन होता है कि कोई न्यूज आई या कुछ हुआ, कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता। नहीं, हमेशा कोई ना कोई रीजन होता है। अगर इतनी फ्लक्चुएशन हो रही है, कोई ना कोई रीजन होता है। एक ये बड़े इन्वेस्टर ने सेल ऑफ आ गया या कुछ आ गया, कुछ भी आ गया, तो आपको इन्फॉर्मेशन आता है, या आपको रियल टाइम अलर्ट्स आते हैं आपकी होल्डिंग्स के बारे में। पोर्टफोलियो स्कैन आपका चल रहा होता है कि आपका कौन सा स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है अगेंस्ट बेंचमार्क। सो ये सारे स्कैन्स वगैरह जो हैं, बहुत बड़ा डिफ्रेंसिएशन है। अगर आप ऐप के साथ खेलो तो आपको, अभी तो मैं जो वर्ड्स में बोल रहा हूँ उससे 10x आपको और समझ आएगा कि। बट ये तो और लोग भी कर रहे हैं ना। नहीं, कोई नहीं कर रहा इसको। देन द लास्ट डिफ्रेंसिएशन इज के हमारी ऐप पे आप अपना पूरा, अपने अकाउंट के अंडर और अपनी फैमिली के अकाउंट्स के अंडर सारा नेटवर्थ ट्रैक कर सकते हो। मतलब अलग अलग डीमैट अकाउंट या अलग अलग अकाउंट्स आप, मतलब पूरा एक फैमिली का पूरा एक कलेक्टिव पोर्टफोलियो हो गया, आप एक जगह पे देख सकते हो। आई एम नॉट श्योर कि और लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे, बिकॉज आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद दैट। सी द नेटवर्थ ट्रैकिंग इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी बिग डिफरेंशिएटर फॉर अस। मैंने हाइड किए हुए हैं नंबर्स, बट ये जो नेटवर्थ ट्रैकिंग है, ये जो है कि आपका करंट क्या है और फ्यूचर क्या है अक्रॉस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। फ्यूचर इन द सेंस आप प्रोजेक्ट भी करते हैं। करेक्ट। अगर ऐसा हुआ तो ये होगा। करेक्ट इज अ ह्यूज डिफरेंशिएटर। तो होता ये है कि जब वो आदमी देखता है कि यार मेरे को ये सारा कंबाइंड व्यू यहाँ मिल रहा है जो कि मेरे को कहीं पे नहीं मिल रहा, तो वो अट्रैक्ट होता है। तो सबसे पहले तो वो स्विच नहीं करता पूरी तरह से, हमारे यहाँ आता है, यूज़ करना शुरू करता है, एक्सपीरियंस करता है, फिर आस्ते आस्ते वॉलेट शेयर शिफ्ट होते रहता है। तो यही हमने देखा है पिछले 6 से 8 महीने जब से हमने डोमेस्टिक ब्रोकरेज लॉन्च किया है। दूसरा यूज़र है जो यूएस स्टॉक्स के लिए आता है, कहता है मैं यूएस स्टॉक्स यहीं से कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड्स अब यहीं से कर रहा हूँ, तो डोमेस्टिक स्टॉक्स भी यहीं से कर लेता हूँ। तो ये 2 कोहोर्ट्स हैं। बट अभी भी ये जो डिफ़िकल्टी है वो, जिसके बारे में अभी मैंने बात करी, वो अभी तक पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई है कि वाई अ पर्सन वुड स्विच फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट ब्रोकरेज ऐप टू योर ऐप। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। प्लीज डोंट माइंड इट। नो, वेरी गुड क्वेश्चन। अपने स्टैंड पॉइंट से आपको बोल रहा हूँ कि अगर अभी आपने जो ये 3 पॉइंट्स बताए, हाँ, ये तीनों पॉइंट्स अच्छे हैं, बट दीज आर जस्ट फीचर्स फॉर मी कि हाँ एडिशनल फीचर्स मिल रहे हैं, बट कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं मिल रही है फ्रॉम माई स्टैंड पॉइंट। आई मे बी रॉन्ग, बट मेरे स्टैंड पॉइंट से तो डोंट यू थिंक वी नीड टू ब्रेनस्टॉर्म मोर अपॉन कि हम ऐसा क्या डिफरेंशिएशन लेकर के आए कि क्लियर कट एक वैल्यू मिले एक इन्वेस्टर को और वो इमीडिएटली स्विच कर जाए और ऐप से आपके ऐप पे।
तो उसके लिए आप हमारी रिव्यूज़ पढ़ लो गूगल प्ले पे और iOS पे, तो आपको समझ आ जाएगा. बट विदाउट हार्ड सेलिंग आई एम सेइंग कि एक आदमी को स्विच करने की ज़रूरत नहीं है. एक आदमी को हमारी ऐप पे स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आज की डेट में इंडिया में वैसे भी एक आदमी के पास 2.5 डीमैट अकाउंट्स तो हैं ही हैं, तो उसको यूज़ करना शुरू करना है, राइट. वैसे भी हमारी ऐप पे सारे डीमैट्स तो हम एग्रीगेट कर ही देते हैं, तो आपके पास अगर 4 डीमैट्स हैं तो चारों के चारों डीमैट्स तो ट्रैक हो ही जाते हैं. तो हमारी ज़रूरत ये नहीं है कि उसको स्विच करना है. हमारी ज़रूरत है कि अगर उसने कुछ भी नहीं किया हमारी ऐप पे आज तक, तो उसने अपना डीमैट अकाउंट खोलना है और शुरू करना है यूज़ करने के लिए. एक बारी जब वो यूज़ करता है, एक्सपीरियंस करता है, अगर हम उसको बहुत ही पावरफुल एक्सपीरियंस दे रहे हैं तो उसका वॉलेट शेयर शिफ्ट होते रहता है. दूसरा कोहोर्ट है जो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टर है, जो ऑलरेडी यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, यूएस म्यूचुअल फंड्स में कर रहा है. बट अभी जो आपका मेजर चंक है आउट ऑफ दीज 20 लाख कस्टमर्स, हाँ, इसमें मेजॉरिटी ऑफ देम आर फॉर द यूएस मार्केट. majority, no, but we are now approaching about a million, because ये सारे unique user बोले ना मैंने 2 million, but we are approaching about close to a million unique users for even Indian equities. जो सिर्फ इंडियन इक्विटी में कर रहे हैं या दोनों नहीं जगह कर दोनों रहे हैं? सब जगह अगर मैं उसको करूँ, Okay. right, which is a very quick growth, right, and इन 6 months. yeah, so I'm just saying और that आपका जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके कितने यूजर्स हैं, एक्टिव यूजर्स? I think the number 1 player is 9 million, number 2 player is 7 million, and I'm just talking domestic. Number 3 player is 5 or 6 million, and then player number 4 onward will be very soon player number 4. Let me put it this way. वेरी इंटरेस्टिंग. Will be very soon player number 4. Then we can figure out बट player आई एम number श्योर 1 यू to वांट टू 3. बी प्लेयर नंबर 1, राइट? So I don't know whether मेरे को ये प्लेयर 1 2 3 में करना है. मैं चाहता हूँ कि 100 मिलियन इंडियंस हमारे ऐप से इन्वेस्ट करें, बिकॉज इट्स अ वेरी पावरफुल प्रोडक्ट दैट वी हैव बिल्ट, नॉट बिकॉज आई हैव बिल्ट इट, बिकॉज बहुत सारी लोगों की समस्याएं सॉल्व करता है. लेट मी आस्क यू अ स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट क्वेश्चन. ये जो जितनी भी एप्स हैं, जैसे आप मान लेते हैं 5 एप्स हैं, टॉप 5 जो एप्स हैं जिनके पास में मोर देन अ मिलियन यूजर्स हैं, जिसमें से आप भी एक आ गए, जैसे आपके पास में 2 मिलियन है कलेक्टिव, दोनों को मिला लें तो, और इंडियन वाला लगा लें तो 1 मिलियन और 1 मिलियन यूएस का हो गया. तो ये जितनी भी हैं इसमें से प्रोडक्ट वाइज, यानी कि जो ऐप है उसकी जो फंक्शनैलिटी है, उसमें आप क्या कहेंगे सबसे अच्छा कौन है? तो देखो, ऑब्वियसली आप तो यही कहोगे कि आपका है. मैंने गलत क्वेश्चन पूछ लिया शायद. नहीं देखो, मैं सिंपल देखता हूँ ना. ये जो एप्स हैं ये iOS में है Android पे है. या एंड्रॉयड पे है. आप इन एप्स की रेटिंग्स देख लो. आई वाज अबाउट टू से दैट. ये दैट इज मोर ऑब्जेक्टिव रादर देन गोइंग सब्जेक्टिव. करेक्ट. तो मैं हाँ. सब्जेक्टिव की बात नहीं करूंगा. मैं आपको अगर हम रेटिंग्स देखें जो आपने देखी ही होंगी और आप ट्रैक कर ही रहे होंगे, तो वो आपका कितना है आउट ऑफ 5? वो कितना है आपका रेटिंग दोनों जगह पे, एंड्रॉइड पे और वहां पे? आप ये देखो 4.7 विद 66,000 रेटिंग्स. ठीक है, ऑन iOS. iOS. अब ठीक है. अब आप बताओ कौन किसका और देखना चाहोगे. बताओ किस नाम बोलो, मैं खोल लेता हूँ. आप उसको बेशक म्यूट कर देना बाद में. नहीं, हम दिखा सकते हैं क्योंकि ये तो पब्लिक डोमेन में है. इसमें क्या दिक्कत है? लाइव दिखा रहा हूँ आपको. बताओ क्या और देखना चाहोगे. इसमें आप मेरे को ये दिखाइए, एंड्रॉइड पे आपका क्या है रेटिंग? एंड्रॉइड पे भी 4.6 है. आप में से किसी के पास एंड्रॉइड फोन है? खोलो. वैसे भी आ जाएगा, आप गूगल Google पे कर सर्च लेते कर सकते हैं, ठीक है. गूगल प्ले स्टोर पे. 4.6. 4.6. तो अगर मैं और प्लेयर्स की बात करूं तो उनकी रेटिंग्स आपसे बेटर है या कम है? सर आप ये देखो ना, वी आर अ टॉप रेटेड इन्वेस्टमेंट ऐप in India on both iOS and Android, which means that the app अच्छा, is you are claiming that, right? not only claiming, it is live, right? It's in public domain, जो It's in कोई भी public- जा करके देख सकता है. कोई भी जाकर. बाकियों की जो एप्स है एक बार देख ही लेते हैं, आई थिंक थोड़ा क्लियर हो जाएगा, बिकॉज मैं कोई भी ऐसा क्लेम नहीं अपने यहाँ पे करना चाहूंगा जो कि वेरीफाइड ना हो. एक बार अपने में ये देखो कि बाकियों की रेटिंग्स कितनी है. अब हम देखते हैं ये वो तो जब आपकी खोलेंगे तो बाकियों की Angel अपने आप ही आ Broking. जाएगी. हाँ, ठीक है. 4.4. ठीक है. 4.4. फिर उसके बाद आप देखते हैं Zerodha, Kite 3.8. ठीक है, आपके सामने है. फिर और देखते हैं ये आईएनडी मनी, ग्रो भी देखते हैं 4.2. 4.2. और बताओ क्या देखना है. और ऐसा नहीं है कि रेटिंग्स 43,000, हमारी 66,000 रेटिंग्स हैं iOS पे. ये हमने बात करी iOS की, और एंड्रॉइड पे क्या एंड्रॉइड है? पे भी देखते हैं. ये एंड्रॉइड है ना? हाँ, एक बार आप देखिए. ये देखो
4.6, ठीक है, 3 लाख रिव्यूज, राइट। परफेक्ट। अब बताओ कौन सी देखोगे आप? बाकी उनकी 4 प्लेयर्स की देखते हैं ना। ये देखो ज़ेरोदा, क्या बोलते, काइट। 3.7, ओके। फिर बताओ, ग्रो ये देख लेते हैं। 4.4। और आपकी थी बताओ। 4.6 एंड्रॉइड पे। 4.6, 4.6, 4.7। हाँ, और बताओ कौन सा देखोगे? एंजल, एंजल। एंजल, एंजल 1, 4.4, राइट। तो योर ऐप इज इन टर्म्स ऑफ रेटिंग्स, जिसको ऑब्जेक्टिवली मेजर किया जा सकता है राइट। कि आपकी जो रेटिंग्स है वो औरों से बेटर है, जो भी और लीडिंग प्लेयर्स हैं, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल दैट द प्रोडक्ट इज लव्ड। मैंने आपको बताया था ना, प्रोडक्ट इज लव्ड एंड वी जस्ट नीड टू नाउ फोकस ऑन मोर अवेयरनेस बिल्डिंग, स्केलिंग, एक्सेट्रा सो एक्सेट्रा। इज इट ओके इफ वी ब्रेनस्टॉर्म हाँ हाँ, एंड थिंक बिल्कुल अबाउट आइडियाज कि हम इसको बिल्कुल कैसे बिल्कुल कुछ बिल्कुल अलग कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे सोच करके कि कोई कैमराज नहीं लगे हुए हैं और वी कैन टॉक अबाउट आइडियाज, जिससे कि हम कुछ डिस्ट्रप्टिव कर पाए मार्केट में। एक मेरे माइंड में एक थॉट चलता है हमेशा, आप बताना आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में। एक चीज इसमें ये है दैट रेगुलेटरली देयर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस दैट वी कैन टेक केयर ऑफ। हम ऐसी कोई भी बात नहीं करेंगे जो किसी भी रेगुलेशन को किसी भी तरीके से वो करे। दीज आर जस्ट आइडियाज, लेट्स पुट अ डिस्क्लेमर इन दैट दीज आर जस्ट आइडियाज, वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सम नंबर्स, बट दीज आर जस्ट आइडियाज कि हम ऐसा कर सकते हैं। नहीं, वो बात का स्टेप आ गया, वो लीगल टीम और वो सब देखेगी। तो एक आइडिया मेरे माइंड में हमेशा से चलता रहा है कि जो ये डिस्काउंट ब्रोकरेज एप्स हैं, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा पे करना होता था, उसके बाद में एक नया कॉन्सेप्ट आया डिस्काउंट ब्रोकरेज का, जहाँ पे बहुत छोटा सा अमाउंट पे करना होता है, बट दोनों तरफ पे करना होता है, सेल पे भी बाय पे भी, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। व्हाट इफ अगर हम ऐसा कर दें कि अगर आपको लॉस होगा तो आपको कुछ भी पे नहीं करना है, बट अगर आपको प्रॉफिट होगा तब आपको पे करना है उतना ही जितना कि आप और जगह कर रहे हो। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। रेगुलेटरली कर सकते हो आप, बिकॉज प्राइसिंग की डिसीजन हमारी है। बट जो हमें समझ आया है, क्योंकि हमारे साथ साथ ये पिछले 1 साल में 5 और लोगों ने ट्राई किया है ये लॉन्च करने के लिए। यही चीज जिसके बारे में अभी हम नहीं, बात ये कर रहे चीज़ हैं। नहीं, डिस्काउंट ब्रोकरेज। और जो हमारे को ये जो समझ आया है, जो एक इन्वेस्टर को सबसे पहले क्या चाहिए, उसको चाहिए कि वो एक जगह पे अपने पैसे सारे मैनेज कर सके और कंट्रोल कर सके अपने अकाउंट के अंडर, अपनी वाइफ या सिस्टर की। बिकॉज इंडिया में अगर आप देखोगे, एक हेड ऑफ द फैमिली है जो सबकी इन्वेस्टमेंट्स देख रहा है। तो ये एक सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एक जगह से वो अपने पैसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सके। एक तो ये बहुत ज़रूरत है। दूसरी उसकी ज़रूरत है कि उसकी इन्वेस्टमेंट्स रिलायबली इन्वेस्ट हो जाएं। तो जैसे जिस दिन बजट के दिन सारी इन्वेस्टमेंट ऐप्स डाउन थी, हमारी अप थी, क्योंकि हमने बहुत ही रिलायबल टेक्नोलॉजी सिस्टम बैठाया हुआ है। सो वो चाहता है कि बिल्कुल जब मैं खरीद रहा हूँ वो प्राइस मेरे को ठीक मिले, मेरे को फुलफिलमेंट ठीक मिले, जब मैं बेच रहा हूँ तो ठीक मिले, डाउन टाइम ना हो या डाउन कम से टाइम कम ना हो। हो, पैसे विड्रॉ कर रहा हूँ तो इमीडिएटली हो जाएं। तो ये सारे सिस्टम्स चलने चाहिए। तो ये एक बहुत ज़रूरत है। और ये इसको बैठाने के लिए, जैसे हमने यूएस स्टॉक्स में अपने इतनी चीज़ें बनाई हैं, इतनी रेल रोड्स बनाई हैं, वैसे ही यहाँ पे हमने काफ़ी रेल रोड्स बनाई हैं और बना रहे हैं, ताकि एंड में या कुछ ही महीने में लोगों को समझ आ जाए कि अगर आपको सबसे तेज़, सबसे रिलायबल ऐप चाहिए तो वो है IND मनी। इसमें हमने देखा है, अनलाइक GoIBIBO, प्राइस सेंसिटिविटी कम है। तो अगर हमने बीच में ट्राई भी किया है कि अच्छा 2 महीने के लिए आपको फ्री दे रहे हैं हम, तो उससे कुछ पत्ता नहीं हिलता ज़्यादा। तो अनलाइक फूड टेक, ट्रैवल टेक, जहाँ पे 100 रुपये की भी प्राइस डिफरेंस में काफ़ी फ़र्क आता है, इसमें प्राइस डिफ्रेंसिएशन पे सेंसिटिविटी एक कस्टमर की बहुत कम है। आई एम नॉट श्योर कि ये बात कितनी सही है कितनी नहीं है, मतलब यू आर इन दिस बिजनेस तो यू नो इट बेटर कि क्या काम करता है क्या नहीं करता है। हम लोग भी सीख रहे हैं, हम लोग भी एक्सपेरिमेंट करते हाँ, रहते हैं। बट आई एम प्योरली फ्रॉम मार्केटिंग स्टैंड पॉइंट, आई एम जस्ट लुकिंग एट अ कस्टमर एंड थिंकिंग कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। जैसे अभी ये जो बजट आया था उसमें टैक्सेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा बिल्कुल अलग अलग लोगों के ओपिनियंस थे और वो था, तो nobody likes tax, nobody likes penalty और any kind of charges। किसी को भी अच्छा नहीं लगता उनकी जेब से पैसा जाए, स्पेशली तब जब वो ऑलरेडी लॉस में है, राइट, या ऑलरेडी उनके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। राइट। तो ऑल आई एम थिंकिंग इज
because marketing is basically a story, nothing else. So I'm talking about a story. What if I am handling the marketing department of your company and I'm coming out with this idea? So counter me if it is wrong, या फिर आप कहते हो कि नहीं ये बेकार है आइडिया. तो आइडिया मेरा ये है, बड़ा सिंपल है. स्टोरी ये है कि आप अगर ये ऐप डाउनलोड करते हो, अगर तो आपको प्रॉफिट होगा तो आपका जो ब्रोकरेज है वो कटेगा, तब हम आपसे पैसा लेंगे, क्योंकि आप प्रॉफिट कमा रहे हो. तो उसमें से हम थोड़ा सा पैसा ले रहे हैं, वो भी उतना ही है जितना कि और लोग ले रहे हैं, या उससे भी थोड़ा सा कम ले रहे हैं, फ्री नहीं कर रहे. बट अगर आपको लॉस हुआ, आपने बेचा और लॉस हुआ, ये तो हम ट्रैक कर ही लेंगे, हमारा एल्गो ट्रैक कर लेगा. लॉस हुआ तो आपको एक भी रुपए नहीं देना है, या अगर आपने दिया भी तो वो रिफंड हो जाएगा, और वो भी इंस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज स्टिल बेटर प्रोपोजिशन. बजाय कि पैसा ना लेने के, पैसा तो कटा पूरे सिस्टम से जैसे अभी चल रहा है, बट हमने सिर्फ इतना कर दिया कि अगर आपको लॉस हुआ तो हमने आपका पैसा रिफंड कर दिया. कैन यू इमेजिन व्हाट इज गोइंग टू गो इन द माइंड ऑफ दैट कस्टमर? सो इसका मेरा आंसर सिंपल है. अगर जब जैसे ये डिबेट अगर मेरी कंपनी के अंदर हो रही है, यही मान के चलते हैं कंपनी के अंदर ही हो रही है, क्योंकि बाकी चीजें तो आपने डेवलप कर ली ना सर. तो मैं चाहूंगा कि इसको कर दो. तो क्या ये जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं आप करोगे? हाँ, कर देंगे. क्या आप कमिट कर रहे हो? हाँ. तो दिस मे बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर ऐप. हम सारों को नहीं करेंगे, इसको पहले हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, और इसको हम एक कोहोर्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे. बट इंडियन स्टॉक्स पे तो कर ही सकते हाँ, हैं. इंडियन स्टॉक्स पे, कोहोर्ट पे, सबके लिए नहीं करेंगे. जैसे कि अगर हमारे यहाँ पे जैसे 4 लोग हैं, 2 लोगों को दिखेगा 0 और 2 को नहीं दिखेगा, और देखेंगे फिर क्या बिहेवियर होता है. नहीं, आई एम नॉट सेइंग 0, क्योंकि 0 में भी गड़बड़ हो जाएगी. 0 मींस सेल पे 0. आप कह रहे हो सेल पे अगर लॉस हुआ तो कुछ कोई ब्रोकरेज नहीं है. नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं उसका भी एक स्टेप और आगे निकल गया हूँ. हाँ, बिकॉज आई एम प्लेइंग विद द साइकोलॉजी. आई एम तो बेसिकली, आई लव साइकोलॉजी. अगर लॉस हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लॉस हो रहा है तो आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है. एक तरफ से लॉस हुआ, जितना आपका पैसा गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट जब भी आपको लॉस हो रहा है तो आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है. नहीं, वो रेगुलेटर अलाउ नहीं करेगा. नहीं, जितना लॉस है उतना नहीं. हाँ, सिर्फ जो आपने ब्रोकरेज दिया, हाँ, तो वो पैसा रिफंड आ रहा है. बेसिकली ब्रोकरेज कैशबैक कह रहे हो ना. दैट्स इट. ब्रोकरेज कैशबैक ऑन लॉसेस. दिस वी कैन एक्सपेरिमेंट. दिस वी कैन डू. या आई थिंक दिस इज गोइंग टू ब्लो अप. लेट्स सी. मेरी अपनी जितनी अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन साइकोलॉजी की, और अगर मैं सही हूं या गलत हूं, आई वुड लव टू नो इन द कमेंट सेक्शन. बाद में आप अपनी टीम के साथ बैठ करके कमेंट सेक्शन देख सकते हैं. यहाँ पे हजारों कमेंट्स आएंगे, आप देख सकते हैं पब्लिक का क्या कहना है. आई थिंक दिस इज गोइंग टू ट्रिगर वर्ड ऑफ माउथ. सो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं. करके देखिए सर. बिल्कुल. और अगर ये चल जाए तो मेरे लिए कुछ स्टॉक ऑप्शंस अगर हो डन है तो वो आप देख लेना. डन है. जस्ट किडिंग. मेरे चैनल नॉट फॉर प्रॉफिट है, मुझे कुछ नहीं चाहिए. आप अगर ये चल गया, ये आइडिया बड़ा हो गया, तो दैट्स द किक फॉर मी, दैट्स द रश फॉर मी. क्योंकि मेरे को इसी चीज में मजा आता है. मतलब आई लव कमिंग आउट विद डिफरेंट थिंग्स, एंड अगर वो कुछ बड़ा हो गया, आई पर्सनली थिंक, जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि आप सोच के देखिए कि अगर यूट्यूब पे मेरे 28 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो थोड़ा तो मैं समझता हूं ह्यूमन साइकोलॉजी को. करेक्ट. तो मेरा अपना जो अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन साइकी की, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अ B2B बिजनेस, इट्स अ B2C. तो जो कंज्यूमर माइंडसेट है उसको जहां तक मैं समझ पाया हूं, लाखों लोगों से मिल करके, उनसे इंटरेक्ट करके, सेमिनार्स करके, 1-on-1 करके, और वो सब करके ग्रुप में, I personally think 99.99% possibility is going to work like anything, because it's a story. जिसके पास में वो मैसेज आएगा वो चुप नहीं बैठने वाला है, वो पार्टी करेगा. वो कहेगा यार ये तो फ्री का पैसा आ गया मेरे पास में. तो देखते हैं क्या होता है. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. बट ऑल आई कैन से इज, मुझे मजा आया आपसे बात करके, एंड जिस तरीके से आप कर रहे हो, क्योंकि ये आइडिया शेयर करने से पहले मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि भाई आपके प्रोडक्ट में कितना दम है. जब वो प्रूव हुआ कि हाँ रेटिंग सही है, सब कुछ सही है, क्योंकि अगर उसमें दम नहीं होता तो ये सारा आइडिया बेकार है. आप डाउनलोड करो हमारी ऐप, फिर देखो. मेरा तो पता नहीं, क्योंकि मेरा थोड़ा ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग है. मैं बस फोन करता हूँ और फोन पे मेरा काम हो जाता है. आई विल नॉट नेम द ब्रोकर. तो वो चेंज करना पड़ेगा हमें. जिस दिन मेरा ब्रोकर चेंज हो गया उस दिन आप समझ जाइएगा कि हाँ वो चेंज करना पड़ेगा. वो जब मेरे पास स्टॉक ऑप्शंस आ जाएंगे ना आपकी तरफ से, हाँ, तब चेंज करेंगे. तो वो आपको वो चेंज करना चाहिए आपको. तो नेगोशिएट करें अभी क्या कैसे होगा ये अगर ये कुछ सोचना पड़ेगा. मेरा अच्छा खासा पोर्टफोलियो है. आई विल नॉट गिव यू द एग्जैक्ट नंबर, बट इट्स अ प्रीटी बिग पोर्टफोलियो. और वो एक ब्रोकर है जहाँ पे पूरा मैनेज हो रहा है मेरा. ये प्रोडक्ट लेड ग्रोथ स्टोरी है. और जो आपने मेरे को प्राइसिंग का आइडिया, द मार्केटिंग का आइडिया बताया, वो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे पक्का. ये स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग है.
इट्स आई थिंक देखो, व्हाट नाउ वी ये- नीड इज देखो, इफ वी कॉल इट वी, आप ये देखो, यूएस एक्विटीज हमने क्रैक किया, नंबर 1 प्लेयर, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट नंबर 1 प्लेयर। अब है डोमेस्टिक एक्विटीज। डोमेस्टिक एक्विटी मेरे को याद बिल्कुल सेम डेजा वू हो रहा है गोआईबीबो जैसे। शुरू में लोग हंसते हैं, फिर हमें काफ़ी सीखना पड़ता है ओवर टाइम। अभी तो हम सब ने मार्केट क्रिएट करना है। तभी मैं चाहता हूँ, मेरा पर्सनल एम्बिशन है कि देखो, एक आदमी को हमारी ऐप अपनी फैमिली के साथ इस्तेमाल करनी है, और ये नंबर होना चाहिए 100 मिलियन, तब मज़ा आएगा ना। नहीं हो सकता है सर, क्यों नहीं होगा? फ्रॉम अ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव अगर आप मेरे स्टैंड पॉइंट से देखिए, आपकी टैगलाइन क्या है इंड मनी की? हमारी टैगलाइन है सुपर मनी ऐप, बिकॉज इट मेक्स योर मनी पावरफुल। आई एम जस्ट थिंकिंग लाउड राइट नाउ। वो कॉल तो आपकी और आपकी मार्केटिंग टीम की है, आपकी काफी बड़ी टीम होगी। हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग इन योर कंपनी? 350, 350 लोग। 350, ओके। तो अगर मेरे को इसको रीब्रांड करना है तो मैं क्या करूंगा, इस कैंपेन के साथ में आपकी टैगलाइन को चेंज कर दूंगा, मैं इसको बना दूंगा विन विन ऐप। मतलब कि इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू एज वेल एज फॉर अस। व्हेन यू लूज वी लूज, व्हेन यू विन वी विन। वेरी गुड आइडिया। हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा गेमिफाई कर दिया, दैट टू इन अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। कुछ भी उससे बाहर जाने की बजाय उसको पूरा चेक करके, लीगल टीम से यहाँ से वहां से पूरा वो चेक करके, देन वी हैव क्रिएटेड इट इन सच अ वे वेरी गुड कि बाकी जो एप्स हैं वो क्या करती हैं, यू लूज आई विन, बट यू आर सेइंग नो, यू लूज आई लूज, यू विन आई विन। सेंटर पॉइंट में क्या आ गया, विन विन। इट हैज टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर यू एज वेल एज फॉर अस, ओनली देन वी विल मेक मनी, अदरवाइज वी डोंट वांट टू टेक दैट मनी। वी डोंट वांट टू टेक मनी व्हेन यू आर नॉट इन। चलो, वील एक्सपेरिमेंट इवन बिफोर लॉन्चिंग एक बहुत मोटी कैंपेन, मिनी कैंपेन। वील एक्सपेरिमेंट वेरी फास्ट एंड आई विल टेल यू, बताऊंगा मैं। मेरे को लगता है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लिए भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि भाई इंड मनी इज अ विन विन ऐप, कि ये एक पहली ऐप है दुनिया की जहां पर कि कुछ इस तरीके से हो रहा है कि जब आप रो रहे हो तो साथ में ये भी रो रहे हैं, क्योंकि आपकी भी अकाउंट से पैसा जा रहा है, तो अल्टीमेटली आप भी रो रहे हो, राइट? जब आप हंस रहे हो तब ये हंस रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ तब कमा रहे हैं जब आप कमा रहे हो, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन, राइट, जिसको हम मैनेजमेंट में बोलते हैं। आई होप इट वर्क्स। बाकी नहीं, देखते हैं। मैं तो आपको बता रहा हूँ, हम तो कर देंगे एक्सपेरिमेंट। करिए सर, अगर ये काम कर गया तो फिर हम दोबारा मिलेंगे, बिल्कुल, दोबारा मिलके फिर कुछ नए सिरे से ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और फिर देखेंगे, दिमाग लगाएंगे इसको और बड़ा कैसे बनाया जाए।